हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब ज़रा अपने आसपास देखिए। मैं तो सोचती हूँ कि जब कोई पढ़ने बैठता है तो उसे अकेले बैठना चाहिए। जब आप कंसंट्रेशन से कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो यूजुअली आपको अकेले ही बैठना चाहिए। तो आई सपोज कि आप में से सभी तो नहीं, बट कुछ लोग डेफिनेटली अकेले बैठे हैं, एक रूम में खुद को लॉक कर लिया है या फिर टेरेस पे चले गए, कहीं भी। आपने ऐसी जगह चुनी होगी जहाँ पे आपके अलावा और कोई नहीं होगा। लेकिन क्या सच में आपके अलावा वहाँ कोई नहीं है? ज़रा अपने आसपास देखिए। मैं तो अपने आसपास देख सकती हूँ, कोई नहीं दिखाई दे रहा। मेरे पास 2 नहीं 4 आँखें हैं, फिर भी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आसपास। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे आसपास कुछ भी नहीं है? वेल, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे आसपास बहुत सारे जीव है जो मुझ पे नज़र रखे हुए हैं। नहीं, मैं भूतों की भी बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ तो है मेरे आसपास जो लिविंग है पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस कर रहा है बट फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बॉडी के अंदर हर एक प्रोसेस हो रही है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन एंड सो ऑन, बट फिर भी ना तो मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है उनकी और ना ही मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये चीज़ें है क्या? आखिर ये ऑर्गेनिजम्स है कौन? तो बेसिकली ये है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आपको दिखाई नहीं देते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम ही बताता है कि माइक्रो यानी सूक्ष्म। आप उन्हें अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। वेल, मेरी आइज तो नेकेड भी नहीं है, मैंने चश्मा लगाया है, बट फिर भी इनका मैग्नीफिकेशन इतना है ही नहीं कि मैं उन्हें देख पाऊँ। मेरी हालत तो अब फिलहाल ऐसी हो चुकी है कंप्यूटर पे काम करते करते कि ये चश्मा निकाला तो इतना धुंधला दिखाई देता है कि मैं देख ही नहीं पाती। तो इसीलिए ये मेरे लाइफ का एक परमानेंट मेंबर है। मेरी लाइफ का एक मेरी इनफैक्ट बॉडी का एक परमानेंट पार्ट बन चुका है ये। सो दो मेरी आइज़ नेकेड नहीं है पर फिर भी मुझे सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं दे रहे। तो आपको ये दिखाई कैसे देते हैं? मतलब आपको कैसे पता कि आपके आसपास सूक्ष्म जीव होते हैं? वेल, या तो आप उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, या तो फिर वो अपनी ऐसी कोई प्रोसेस से अपना एक आइडेंटिफिकेशन छोड़ जाएंगे, अपनी ऐसी कोई एक निशानी छोड़ जाएंगे कि आपको पता चलता है कि यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि ब्रेड को अगर आप बाहर बारिश के दिनों में यूं ही छोड़ दूं, उसमें नमी आ जाती है और कुछ देर बाद नहीं, कुछ दिनों बाद या 1 दिन बाद, 2 दिन बाद जब आप देखते हैं तो उसके ऊपर फफूंद की एक लेयर जम जाती है। फिर वो फफूंद है क्या? बेसिकली वो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो आपको यूजुअली दिखाई नहीं देते, बट जब वो अपनी कॉलोनी बढ़ाते हैं, जब वो अपना नंबर बढ़ाते हैं तो उनका नंबर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो विजिबली उनकी हमें कॉलोनी दिखती है, एक इंडिविजुअल नहीं दिखता। वो जो होती है वो उनकी पूरी कॉलोनी होती है। इनमें थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, इवन मोर देन दैट, मिलियंस भी कह सकते हैं। उतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर्टिकुलर फंगस की लेयर में आपको मिल सकते हैं। तो ये होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आपको दिखाई नहीं देते, बट हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, या तो फिर वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो अपनी होने का एहसास दिलाएंगे। ठीक है, वो नहीं होता है भूतों वाली पिक्चर में कि वो आहट सी होती है और आपको पता चल, मतलब वो हीरोइन को पता चला हाय कोई तो पीछे है, इस तरह से। तो ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई आहट, अपनी कोई ना कोई निशानी ज़रूर छोड़ते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। जैसे कि दही, आपने कभी दूध को देखा है? दूध अगर कई दिनों तक रह जाए, ठीक है, आप उसे गर्म ना करें या फ्रिज में ना रखें, दूध ऐसे ही बाहर पड़ा रहे, तो दूध में क्या हो जाता है? वो दूध फट जाता है, उसका दही जमना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली वो किसकी वजह से है? वो है आपके लैक्टोबैसिलस, जो है आपके लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उनकी वजह से। तो आपके लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियाज है वो आपके दूध को दही में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि मैं दूध गर्म करना भूल जाती हूँ और शाम को जाके देखती हूँ अब गर्मियों के दिनों में तो वो दूध फटा हुआ रहता है। कोई बात नहीं, ठीक है, होगा, प्रैक्टिस करेंगे उसको प्रिजर्व करने की, उसे ठीक से रखने की। बट हाँ, ये यूजुअल आपको फिनोमिना देखने को मिलता है आपके डे टू डे लाइफ्स में।
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो आपके आसपास आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो केवल आपके आसपास है? जी नहीं, दे आर ओमनी प्रेजेंट। आप जहाँ भी जाएं वहाँ आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेफिनेटली मिलेंगे। अब आप किसी स्टेराइल जगह को ही देख ले, आप किसी जगह को कितना ही डिसइंफेक्ट कर ले, कितना ही उसे स्टेरलाइज कर ले, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें रह ही जाते हैं। जैसे कि आपने डिसइंफेक्टेंट्स का एडवर्टाइज तो डेफिनेटली देखा होगा, मुझे श्योर है कि आपने डिसइंफेक्टेंट्स जो लिक्विड होते हैं उनका एडवर्टाइजमेंट डेफिनेटली देखा होगा। तो वो जब बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है तो वो क्या बताते हैं? 99.99%। क्या कभी किसी ने बोला है 100%? नहीं, वो उनको बोलना ही नहीं मतलब बोल ही नहीं सकते वो कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 100% इफेक्टिव है। वो 99.99% इसीलिए बोलते हैं क्योंकि चाहे आप कितना ही क्लीन कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली रह जाएगा। तो मोस्ट स्टेराइल ऑफ दी जगहों में भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस डेफिनेटली दिखेगा। और ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपको हर जगह दिखेंगे। अब आप किसी वोल्केनो में भी देखेंगे तो वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। आप किसी पोलर रीजन में चले जाएंगे वहाँ भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेफिनेटली मिलेंगे। आप 100 मीटर ज़मीन के नीचे भी खोद के देख लेंगे तो आपको वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। आप किसी एसिड पूल में भी अगर देखेंगे तो भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेफिनेटली मिलेंगे। इनका जो डाइवर्सिटी है, हैबिटेट का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाइवर्स टू डाइवर्स हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, नॉट जस्ट क्लीन एरियाज। आप यूजुअली कहते हैं सॉइल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे होते हैं। यूजुअली फ़ोन का आपका जो कवर है ना, उसमें तो मैंने कहीं तो पढ़ा था कि ऐसी कोई फन फैक्ट जैसी चीज़ थी कि आपके फ़ोन कवर के ऊपर मिट्टी से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है क्योंकि आजकल ना फ़ोन हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। हम भले ही ना कुछ भी घर पे भूल जाए, स्कूल जाते टाइम हम बैग भूल सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर जाते समय हम फ़ोन कभी नहीं भूलते, ठीक है। वो तो गनीमत है, स्कूल्स में अलाउड नहीं है फ़ोन्स, वरना हम बैग भूल जाते लेकिन फ़ोन कभी नहीं भूलते। तो ऐसा कहीं तो पढ़ा था मैंने कि आपके फ़ोन के ऊपर, सरफेस के ऊपर मिट्टी से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब मैंने कभी चेक तो नहीं किया, देखते हैं कभी मौका मिला तो ये भी चेक करके देख लेंगे, ठीक है। तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका हैबिटेट डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ही विविड है। अब आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत ही डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस के होते हैं, ठीक है। अब शेप्स की यदि हम बात करें तो आपके जो बैक्टीरियाज हैं उनमें आते हैं बेसिक दो शेप्स। एक है आपके रॉड शेप बैसिलाई, ओके। रॉड शेप जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर बैक्टीरिया होंगे, रॉड शेप बैक्टीरियाज को हम कहते हैं बैसिलस। वही आपके स्फेरिकल बैक्टीरियाज को हम कहते हैं कोकस। तो अब आपको पता चला कि जो रॉड शेप बैक्टीरिया रहेंगे उन्हें कहा जाता है बैसिलस, और जो आपके स्फेरिकल शेप के होते हैं बैक्टीरिया उन्हें कहा जाता है कोकस। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रॉड शेप के भी रहेंगे और उनमें फ्लैजेला भी रहेगा। फ्लैजेला बेसिकली क्यों होता है? ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर सके, मूव कर सके। सो फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है कुछ में, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फाइन। इनके अलावा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कॉमा शेप्ड होते हैं, कुछ इस तरह, तो उन्हें कहा जाता है विब्रियो, ठीक है, क्योंकि वो कॉमा शेप्ड होते हैं। तो इस तरह से होते हैं आपके बैसिलस बैक्टीरिया, आपके कोकस बैक्टीरिया और बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला। तो फ्लैजेला विल हेल्प इन लोकोमोशन। अब इसके साथ साथ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी देख लेते हैं। आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूडेड है प्रोटोजोअन्स। नाउ प्रोटोजोआ बेसिकली मीन्स कि यूनिसेल्युलर एनिमल्स,
ठीक है। जो एनिमल्स है वो बेसिकली, जब हमने एनिमल किंगडम देखा था तब मैंने कहा था कि एनिमल किंगडम में कौन प्रेजेंट है, आपके मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जो यूनिसेल्यूलर हैं, बट उन्हें हमने कहाँ इंक्लूड नहीं किया है, हमने उन्हें हमारे एनिमल किंगडम में इंक्लूड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर है और हमारे एनिमल किंगडम में सभी के सभी मल्टी सेल्यूलर है। तो ये जो प्रोटोजोआ है बेसिकली ये प्रिमिटिव एनिमल्स है, ठीक है, प्रिमिटिव एनिमल्स। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एंड जोआ मीन्स एनिमल्स। सो प्रोटोजोन्स आर प्रिमिटिव एनिमल्स। सो प्रिमिटिव एनिमल्स आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूडेड हैं। फिर बैक्टीरिया, फंगाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, viruses, viroids, and even your prions. Prions भी, though they are proteinaceous infectious agents, ये भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में काउंट किए जाते हैं। तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आ गया? आ गए आपके प्रोटोजोआ आ गए, फिर आ गए आपके बैक्टीरियाज, फंजाई, फिर आपके माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायंस भी, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स या आपके माइक्रोब्स। फाइन, डायग्राम्स ध्यान से देखिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है एग्जाम्स में कि ये जो डायग्राम्स हैं, जैसे कि ये वाले डायग्राम्स हैं, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली इन्हीं डायग्राम्स में से देंगे। जैसे कि ये पिक्चर दे दिया, आपको ये पिक्चर दे देंगे, कहेंगे विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज दिस, फिर आपको ऑप्शंस देंगे, रॉड शेप्ड, या फिर दे सकते हैं बैसिलस, कोकस, विब्रियो, नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये डायग्राम जो है ये किस तरह के बैक्टीरिया का है। तो ये बैसिलस है, तो आपको देखते बराबर पता चल जाएगा कि ये बैसिलस है। या फिर आपको पूछ सकते हैं दिस इज रॉड शेप, दिस इज स्फेरिकल शेप, क्यूबॉइडल शेप, नन ऑफ दीज, या फिर कुछ और, ठीक है, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज। तो आपको पता रहना चाहिए कि डायग्राम देखते बराबर समझ में आना चाहिए, याद आना चाहिए कि ये जो है रॉड शेप्ड है, ये स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया का डायग्राम है, ये उस बैक्टीरिया का डायग्राम है जिसमें फ्लैजेला है। फाइन, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस तरह के जो भी डायग्राम्स है ध्यान से देखिए डायग्राम्स को, क्योंकि डायग्राम्स से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो डायग्राम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देखिए, याद कीजिए, 2-3 बार दिन में अगर आप 2-3 बार भी देख लेते हैं सिर्फ डायग्राम्स, मैं नहीं कह रही हूँ पूरा टेक्स्ट 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत है, टेक्स्ट तो आप वैसे भी पढ़ेंगे, लेक्चर भी आप सुनेंगे, बट सिंपल डायग्राम उठा के 2-3 बार भी अगर आपने देख लिया तो वो याद हो जाएगा, वो भूलने का कोई चांस ही नहीं है फिर उसका। तो डायग्राम्स देखिए। अब आते हैं हम लोग इधर, ये भी डायग्राम्स है, ये आपके एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। बैक्टीरियोफेजेस आर बेसिकली द वंस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। देन एडिनोवायरस है, और आपके रॉड शेप टोबैको मोजाइक वायरस, TMV प्लांट वायरस, ठीक है। तो टोबैको मोजाइक वायरस का भी डायग्राम है। तो यू शुड नो, इनफैक्ट आप ये भी याद रख सकते हैं कि इस बैक्टीरियोफेज में कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि ये इसका हेड हो गया, ये इसका कॉलर हो गया, ये टेल है, फिर उसके बाद ये प्लेट है, ये पिन्स है और ये प्रॉन्ग्स है। सो ये भी याद रखिए। नहीं याद हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट बेसिक डायग्राम्स याद रखिए कि ये डायग्राम्स किस चीज़ का है। फिजियोलॉजी में जब आप एंटर करेंगे बेसिकली, तो फिजियोलॉजी में तो आपको पूरा डायग्राम याद करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जब हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स बताए थे। तो ऑर्गन्स में क्या किया था हम लोगों ने कि डिफरेंट जो ऑर्गन्स है उनका डायग्राम देखा था, इन केस ऑफ अर्थवर्म एंड इन केस ऑफ कॉकरोच। तो ये जो है अर्थवर्म और कॉकरोच, तो इनके हर एक पार्ट का, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट का हर एक लेबलिंग आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। यहाँ मैं नहीं कहूँगी कि ज़रूरी है, बट हाँ आपने याद किया तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बट एटलीस्ट बेसिक डायग्राम्स याद रखिए कि ये अगर डायग्राम आपको कभी विदाउट एनी रेफरेंस कि चैप्टर कौन सा है दिखा दिया जाए, तो आप एटलीस्ट बता सके कि हाँ ये बैक्टीरियोफेज है, ये एडिनोवायरस है और ये TMV वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस है। अब इसके साथ साथ आपके जो फंजाई है, जो आपके बैक्टीरियाज है, जो आपके माइक्रोब्स है, उनकी ग्रोथ कैसे होती है।
बेसिकली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसी भी तरह के मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं। इन्हें सिर्फ ऐसा मीडियम चाहिए कि जिसमें इन्हें खाना मिल सके। इनके जीने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंडा है वो यही है, हमें खाना मिलेगा तो हम कहीं भी रह लेंगे। अब हमारे साथ ये केस नहीं है। अगर हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? आराम, कि भाई खाना तो मिले ही मिले। टेस्टी खाना किसे नहीं पसंद? खाना तो मिले ही मिले, लेकिन उसके साथ साथ क्या देखते हैं हम? कंफर्ट देखते हैं। टीवी है, एसी है, या फिर एटलीस्ट कूलर हो गर्मी के दिनों में, है ना, सफाई हो, सोफ़ा हो, मैं सोफ़े पे बैठ के टीवी देखूँ, पॉपकॉर्न हो, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है। हम कहीं जाते हैं तो वीकेंड, यदि हम किसी हॉलीडे पे जाते हैं तो हम सारा कुछ डिसाइड करते हैं कि रहना कहाँ पे है, खाना कैसे है, सब कुछ। आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत ही सादे लोग हैं। उनके ज़्यादा कोई डिमांड्स नहीं, उनका सिर्फ इतना कहना है हमें मारो मत, ऐसा कुछ मत रखो उस खाने में जहर मत मिलाना। सिंपल है, खाने में जहर मत मिलाना, बाकी हम रह लेंगे, आप कुछ भी दे दो। इस तरह का होता है। कुछ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके नखरे होते हैं कि उनके लिए कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऐसे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, स्पेसिफिक पीएच चाहिए जीने के लिए। लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं वो आपके बहुत सिंपल बैक्टीरियाज होते हैं, उनको सिर्फ न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए जिसके ऊपर वो ग्रो कर सकें। जैसे कि आपके बैक्टीरियाज और आपके फंगस जो है वो आप किसी भी खाने का आइटम को आप बाहर रख देंगे तो उसके ऊपर ग्रो कर लेंगे। तो बैक्टीरियाज और फंगसेस को यूजुअली अगर लेबोरेटरी में हम देखें तो हम एक मीडियम रेडी करते हैं। यूजुअली पेट्री डिश में हम लोग एक जेली काइंड ऑफ मीडियम तैयार करते हैं और उसके ऊपर ग्रो करते हैं। बैक्टीरियाज को तो यूजुअली लिक्विड मीडियम में, जिसे हम ब्रॉथ कहते हैं, उसमें भी कल्चर किया जाता है या ग्रो किया जाता है। बट यूजुअली अगर आपको उसे विजुअलाइज करना है, डिफरेंट आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है, उन्हें देखना है, तो पेट्री डिश जो है, पेट्री डिश, उसके ऊपर उन्हें स्प्रेड करके ग्रो किया जाता है एट सर्टेन टेम्परेचर। उनके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर सेट करके उन्हें ग्रो किया जाता है। और फिर आपको दिख रहा है इसके ऊपर कुछ कॉलोनीज टाइप ऑफ है, छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स। तो बेसिकली आपका जो पेट्री डिश है उसके ऊपर ऐसे छोटी छोटी कॉलोनीज होती हैं। अलग अलग बैक्टीरिया अपनी अलग अलग कॉलोनीज इन पेट्री डिशेस पे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस पेट्री डिश में जो मीडियम है उसमें है न्यूट्रिएंट्स जो उन बैक्टीरिया को जिसकी ज़रूरत है। तो अगर न्यूट्रिएंट है तो उन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने को ग्रो करना शुरू कर देंगे। एंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ जो होती है वो कॉलोनी साइज कितना इंक्रीज होता है उसके ऊपर उसके एस्टिमेट किया जाता है। साइज तो ग्रो नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे हम हैं, हम छोटे थे, हम छोटे से बड़े हो गए, हमारे में एक विजिबल ग्रोथ डिफरेंस दिखता है। ठीक है, पहले इतने से थे, फिर इतने बड़े हुए, अब तो हाइट बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, तो हमारे में जो ग्रोथ है वो हम लोग हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स से डिड्यूस करते हैं। बट इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके नंबर्स कितने हैं, वो अपना नंबर कितना बढ़ा पाए हैं, उससे डिड्यूस होता है कि इनकी ग्रोथ कितनी हुई है। फाइन, तो ये है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये देख के तो मेरे खुद के मुंह में पानी आ गया, बहुत टेस्टी दिख रहा है। और ये सब बनाने में ना आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बहुत हेल्प की है। हम लोग हमारे माँ बाप की कभी हेल्प ना करें किचन में। मैं तो खैर मैंने हेल्प अभी अभी करना शुरू किया, बट हाँ, मैंने भी कई दिनों तक अपनी मम्मी का हेल्प नहीं किया था खाना वाना बनाने में। वो मुझसे कहती थी बेटा प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दो, पर मैं बहुत मतलब शैतान टाइप की बच्ची थी। मैं कहती थी मम्मी मुझे पढ़ना है, जैसे ही काम बताया वैसे ही मैं पढ़ने का बहाना बना के अलग हो जाती थी। लेकिन हाँ, एवरीबडी शुड हेल्प। तो मेरी मम्मी को खाना बनाने में मैं हेल्प करूँ ना करूँ, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर देते थे। ठीक है, कैसे हेल्प करते थे? दही जमा देते थे, इडली बनाते टाइम पे उनको मदद कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो इडली का बैटर वो पीस के रख देती थी और सुबह तक वो रेडी हो जाता था। उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके ऊपर जो मेहनत करते थे वो थे बैक्टीरियाज, वो उसे फर्मेंट कर देते थे। इडली डोसा का जो बैटर होता है उसको फर्मेंट करने में वो मदद करते थे। तो आप मदद करें या ना करें खाना बनाने में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाना बनाने में भी मदद करेंगे और खाने को बिगाड़ने में भी मदद करेंगे।
क्योंकि मेरे साथ तो यूजुअली ऐसा होता है कि मदद करे ना करे काम ज़रूर बिगाड़ते हैं, सुबह रख दो शाम तक खराब। तो ये तो मेरा काम बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। बट हाँ, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी हाउस होल्ड में खाना बनाने में स्पेशली बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ तो आपका जो कर्ड है, ठीक है, दही जो है वो बनाने में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दही किसे नहीं पसंद, जिसे दूध पसंद है उसे दही डेफिनेटली पसंद है, और जिसे दूध नहीं भी पसंद है उसे भी दही पसंद है, और जिसे नहीं पसंद उसे नहीं पसंद। ठीक है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, दही एक ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद आती है। कई सारे डेलिकेसीज में, कई सारी डिशेस में हम उसे यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। उसकी मेडिसिनल मतलब उसे एज अ सप्लीमेंट भी लिया जाता है। कई बार यदि पेट वगैरह ख़राब हो जाए किसी का तो दही चावल खिलाते हैं, क्योंकि वो लाइट होता है खाने में। तो दही का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। कभी कुछ नहीं है घर में तो भी हम दही के साथ काम चला सकते हैं। दही रोटी, दही चावल, सिंपल प्लेन दही भी हम खा सकते हैं। सो दही इम्पॉर्टेंट है। तो दही बनाने में कौन हेल्प करता है? दही बनाने में हेल्प करते हैं आपके लैक्टोबैसिलस। आपके जो लैक्टोबैसिलस है वो आपके दूध को दही में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। दे इम्प्रूव ऑल्सो, इम्पॉर्टेंट है, दे इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ इट बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ विटामिन B12। ठीक है, तो कन्वर्ट तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही जो विटामिन B12 है उसकी जो मात्रा है उसे भी बढ़ाएंगे। और B12 की मात्रा बढ़ी, किसी विटामिन की मात्रा बढ़ गई, मतलब हमारे लिए उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गया। तो ये जो है आपका लैक्टोबैसिलस, ये आपके दूध को दही में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन है जो मदद करता है? ओ, लैक्टोबैसिलस। बेसिकली ये ग्राम स्टेनिंग का एक इसका स्लाइड है। अब ग्राम स्टेनिंग बेसिकली है क्या? तो बेसिकली ये है इसका कॉलोनी का मॉर्फोलॉजी और ये है इसकी ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर्टी। अब ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर्टी क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे, तो ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर्टी एग्जैक्टली क्या चीज़ है? ग्राम स्टेनिंग का मतलब है कि आपके जो बैक्टीरियाज है, यदि वो ग्राम स्टेन को रिटेन करते हैं, ग्राम स्टेन इज़ अ टाइप ऑफ स्टेन, जो इनके डिस्कवरर है उनके नाम पे इसका जो जिन्होंने इसकी खोज की थी उनके नाम से बेस्ड है ग्राम स्टेन। तो जो ग्राम स्टेन है, यदि कोई बैक्टीरियल कल्चर आपके ग्राम स्टेन को रिटेन करता है तो उन बैक्टीरियाज को कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया इस स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते हैं, इसे लूज कर देते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को कहा जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपका जो लैक्टोबैसिलस है बेसिकली ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये आपके ग्राम स्टेन को रिटेन करता है। ठीक है, तो ये है ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ योर लैक्टोबैसिलाई। वही कॉलोनी मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि आपको उसकी कॉलोनी किस तरह से दिखाई देगी। तो उनकी कॉलोनी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। बेसिकली ये एक प्लेट के ऊपर प्लेट किया गया है, इन्हें स्प्रेड किया गया है और फिर इनकी कॉलोनी को ऑब्जर्व किया गया है। अब और क्या है? अब है आपके लिए इसी में कि प्रोसेस क्या है। बेसिकली अब कन्वर्जन तो हो रहा है दूध का दही में, लेकिन फिर इस चीज़ का प्रोसेस क्या है? तो बेसिकली इसका प्रोसेस ये है कि फ्रेश मिल्क प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, क्योंकि कर्ड में एक्चुअली आपका लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। तो आपको क्या किया जाता है, जब भी आप फ्रेश मिल्क को दही में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही नहीं रख देते हो उसे। बेसिकली आप एक रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टार्टर मटेरियल डालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा कर्ड ऐड कर देंगे और उसे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रखेंगे। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है इसके लिए? स्लाइटली मोर देन व्हाट वी हैव टेम्परेचर। अभी गर्मियों के दिन है तो बाहर भी आप रख देंगे तो चल जाएगा, लेकिन ठंड के दिनों में इसे एक ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ थोड़ा गर्म हो। ठीक है, वरना इतने ठंडे जो टेम्परेचर है उसमें ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ यूजुअली
अराउंड मोर देन 28 डिग्री सेल्सियस, आई वुड से मोर देन 28 डिग्री सेल्सियस इनफ है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आपके इस माइक्रोबियल कल्चर को रखा जाता है। अब मैं कल्चर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपके कर्ड में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है, तो ये बेसिकली एक इनोकुलम की तरह एक्ट करेगा। आपका फ्रेश मिल्क जो है वो बेसिकली एक ब्रॉथ की तरह काम करेगा, ठीक है, एक मीडियम की तरह काम करेगा। और फिर आपका ये जो है स्टार्टर मटेरियल प्लस आपका न्यूट्रिटिव मीडियम, ये लैक्टोबैसिला एक्ट करेगा आपके मिल्क के ऊपर और उसे कन्वर्ट करेगा कर्ड में, ठीक है। मैकेनिज्म बेसिकली क्या है इसका कि आपका कर्ड बनाएगा एसिड्स और ये एसिड्स कोएगुलेट करेंगे आपके मिल्क को और पार्शियली डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। कोएगुलेशन प्लस पार्शियल डाइजेशन एंड देयरफॉर फॉर्मिंग दी कर्ड। तो आपके जो लैक्टिक एसिड बैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिला या फिर मैं कहूँगी, वो करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एसिड और एसिड क्या करेगा, वो एक्ट करेगा आपके मिल्क प्रोटीन्स के ऊपर और वो क्या करेगा, उसे कोएगुलेट करेगा और उसे पार्शियली डाइजेस्ट करके उसे कर्ड में कन्वर्ट करेगा। तो ये है आपके लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया का टोटल प्रोसेस, हाउ इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। ओह वाह, मेरा भूख और बढ़ गई है। पता नहीं आज मैंने खाया है बहुत कुछ, बट स्टिल इसका जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी मेरे दिमाग में मतलब कुछ नहीं आया, मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें आ रही थी जो मुझे खानी थी। एक तो है ये डोसा, मुझे बहुत पसंद है, और दूसरी एक चीज़ है जो आपका वेट कर रही है कुछ देर बाद के लिए, तो मैं वो बताऊंगी नहीं, वो आपको पता चल ही जाएगी। दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, तो आई नो आपका भी मन कर रहा है, तो ये लेक्चर सुनिए और फिर उसके बाद खाइए जो खाना है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसे सुनिए, क्या कहना चाहती हूँ। ट्रेडिशनल फूड एंड ड्रिंक्स, बेसिकली आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नंबर ऑफ ट्रेडिशनल फूड आइटम्स और साथ ही साथ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स को बनाने में भी मदद करता है। फूड आइटम्स प्लस ड्रिंक्स में फर्मेंटेशन जो होता है वो प्रोसेस बेसिकली आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। जैसे फूड में मैं कहूँ तो ब्रेड फॉर्मेशन में यीस्ट का यूज़ किया जाता है, बेकर्स यीस्ट का। मैंने आपको बताया कि कर्ड जो है, कर्ड के लिए आप यूज़ करते हैं लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसका। अब ड्रिंक्स में यदि आप बियर का सुने तो बियर के फर्मेंटेशन में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका यूज़ किया जाता है। सर्टेन ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जैसे कि टोडी, उसके प्रिपरेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। तो हम एक एक करके देखते हैं कहाँ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। तो पहला है डोसा एंड इडली। तो बेसिकली आपके जो इडली का बैटर है, आपके डोसे का बैटर है, वहाँ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। वो उसे फर्मेंट करते हैं, उसे सड़ाते हैं। आपने यदि कभी अपने मम्मी को ऑब्जर्व किया होगा ये डोसा इडली सब बनाते हुए, तो वो क्या करते हैं कि वो पीस के रात को रख देते हैं, ठीक है, और ऐसे बर्तन में रखते हैं जिसमें उसका लेवल जो है, जैसे अगर वो पीसा हुआ बैटर इतना है तो वो बर्तन का जो डेप्थ है वो कम से कम इतना होना चाहिए, तो वो आधा ही भरे। लेकिन जब आप सुबह उठ के देखते हैं तो बहुत ज़्यादा राइस हुआ रहता है, ऊपर तक आ जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उनमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोब्स इस बैटर को फर्मेंट करते हैं, इसे फुलाते हैं, इसमें जो है गैसेस का फॉर्मेशन करते हैं, और इसीलिए आपके जो इडलीज है, आपके जो वड़ा है, वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो उसमें से रिलीज होती है। ढोकलाज एंड ऑल जो होते हैं उसमें भी सेम मैकेनिज्म होता है कि जो गैस होती है वो एस्केप होती है और इसी की वजह से वो फ्लफ़ी होते हैं। आप ये भी ऑब्जर्व करिए कि यदि आप तुरंत उसे पीस के लाते हैं और उसका इडली बना देते हैं या उसका वड़ा बनाते हैं तो वो कड़क बनता है, टाइट बनता है। लेकिन वही अगर आप उसको रात भर छोड़ दें या दूसरे दिन तक छोड़ दें टोटली, तो बहुत फ्लफ़ी बनता है। वो इसीलिए क्योंकि आपके जो बैक्टीरिया है वो अपना काम कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप जस्ट पीस के लाते हैं तब उनके ऊपर कोई भी वैसा एक्शन हुआ नहीं होता है और इसीलिए वो फूल नहीं पाते।
सो इसमें आपके जो बैक्टीरियाज है वो बेसिकली आपको मदद करते एक बहुत ही फ्लफ़ी इडली बनाने में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू ईट इडली से थैंक यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसे इतना अच्छा और फ्लफ़ी बनाने के लिए, ठीक है। मम्मी को तो कहना ही है थैंक यू, साथ ही साथ माइक्रोब्स को बोलो, क्या पता वो आप पे खुश हो जाए, है ना, आपको इन्फेक्ट ना करे, अपने दोस्तों से कह दे भाई इनको इन्फेक्शन ना पहुंचाए, हो सकता है। अगेन टोडी, दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सर्टन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। कुछ साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स है जहाँ का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। बेसिकली नीरा आपने सुना होगा, गर्मियों के दिनों में ना नीरा का स्टॉल बहुत लगता है। मैं पहले सोचती थी ये चीज़ है क्या, तो फिर मुझे पता चला कि इट्स अ ट्रेडिशनल ड्रिंक जो पाम का जो सैप होता है, पाम ट्री का जो सैप होता है उससे तैयार की जाती है। तो इसे क्या करते हैं बेसिकली, इसमें कट्स लगा के, पेड़ में कट लगा के उसमें कलेक्ट करने के लिए मटके छोड़ दिए जाते हैं पेड़ों पे। उसके बाद वो जो जिनका भी वो पर्टिकुलर मटका है जिसने भी लगाया वो उसे निकाल के ले आएंगे और उसे दिन में बेचेंगे, ठीक है। दिन में इट इज़ यूज्ड एज अ रिफ्रेशमेंट ड्रिंक, जैसे हम रूह अफ़ज़ा वगैरह पीते हैं ना, फ्रूट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, फ्रूट जूसेस पीते हैं, बेसिकली उस तरह उसे एज अ रिफ्रेशमेंट यूज़ किया जाता है। बट बाय द इवनिंग उसमें फर्मेंटेशन होता है एंड इट बिकम्स अ अल्कोहलिक ड्रिंक। सो टोडी इज़ अ अल्कोहलिक ड्रिंक जिसमें फर्मेंटेशन की वजह से वो बाय द कोर्स ऑफ टाइम वो इवनिंग तक के एक फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक बन जाती है। वही आप उसे तुरंत फ्रेश पिएंगे तो वो बहुत ही रिफ्रेशिंग एक ड्रिंक होती है, नेचुरल ड्रिंक है जो कि कोई भी पी सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा देर तक रखा जाए, जैसे कि मॉर्निंग अगर निकाला है तो हाफ डे तक के वो अच्छा रहेगा, आप कोई भी पी सकते हैं। बट इवनिंग के बाद वो अपना स्टॉल नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। ओके सॉरी, आई गेस कोई बात नहीं, आई डोंट नो, मैं पीछे मुड़ जाती हूँ और कुछ ना कुछ प्रेस हो जाता है और मैं नहीं प्रेस करती हूँ, मेरे बाल भी टच हो जाए इसमें तो ये कुछ ना कुछ अपना अलग सा शुरू कर देता है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। तो आपका जो ओके मैं टोडी के बारे में बात कर रही थी। तो टोडी जो है बेसिकली वो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का, जो कि फर्मेंटेशन से बनता है और फिर उसे एज अ अल्कोहलिक ड्रिंक यूज़ किया जाता है। फाइन, तो ये आपकी टोडी। अब और क्या है हमारे पास, आगे है आपका बेकर्स ईस्ट। ओ माय गॉड, दिस ब्रेड लुक्स सो टेस्टी। हाँ ये भी एक चीज़ है, बट इसके अलावा भी एक चीज़, ओके मैं अब परेशान हो गई हूँ। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, आई गेस माइक्रोब्स ही मुझसे बदला ले रहे हैं पीछे से कुछ करके। खैर जो भी है, आपका ये जो बेकर्स ईस्ट है बेसिकली सैक्चारोमाइसिस सर्विसिया, ठीक है, बहुत कॉमन नेम है ये। आई डोंट नो क्या हो रहा है, अब देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो सैक्चारोमाइसिस सर्विसिया है बेसिकली ये जो है ये आपका बेकर्स ईस्ट है। इसे यूज़ किया जाता है आपके ब्रेड्स को फुलाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज बेकर्स ईस्ट एंड इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग। जो आपका ब्रेड का डो रहता है उसे बेसिकली फुलाने के लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है। सो योर बेकर्स ईस्ट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस मेकिंग डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स। ब्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई नो हमारे यहाँ पे ब्रेड्स का इतना चलन नहीं है, हम लोग ऐसे ही कभी खा लेते हैं, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक प्रॉपर मील की तरह भी इसे खाया जाता है। हम लोग तो क्या है, ब्रेड बर्गर में खा लिया, वड़ा पाव में खा लिया, इधर खा लिया, सैंडविच में उधर खा लिया, बस। बट हमारे लिए हमारा प्रॉपर मील क्या है, रोटी, ठीक है, रोटी राइस ये सब है। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे ब्रेड उनका प्रॉपर मील है, तो उसे बनाने में भी यीस्ट हेल्पफुल है। सो यीस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सैक्चारोमाइसिस सर्विसिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर ब्रेड। देन चीज़, ये चीज़ जो थी वो चीज़ थी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। इडली डोसा तो देख के मेरे मुंह में पानी आया ही है, ये चीज़ देख के मुझे बड़ा मज़ा आया।
बहुत टेस्टी। आई डोंट नो किसे चीज़ नहीं पसंद। यदि आपको चीज़ नहीं पसंद तो आपने अच्छी चीज़ खाई ही नहीं है, लेकिन चीज़ बहुत टेस्टी होती है, तो आई लव इट। तो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हेल्प करते हैं। ये जो माइक्रोब्स है बेसिकली ये चीज़ को राइपन करने में मदद करते हैं। जो चीज़ का डिफरेंट फ्लेवर होता है, जो डिफरेंट टेक्सचर होता है, कलर होता है, आपने अगर डिफरेंट चीज़ खाई होगी तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप उसे मुंह में धरते हैं वैसे ही वो अपना एक फ्लेवर रिलीज़ करता है। और हर एक चीज़ का, ट्रस्ट मी, हर एक चीज़ का फ्लेवर बहुत अलग होता है और वो बहुत टेस्टी होता है। उनका एक टेक्सचर होता है, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ ग्रेनी होते हैं, और वो बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये जो डिफरेंट फ्लेवर्स है, डिफरेंट टेक्सचर्स है, डिफरेंट कलर्स है, ये उन चीज़ को कहाँ से मिलते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रोब्स विच इज़ यूज टू राइपन इट, क्योंकि राइपनिंग ऑफ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चीज़ बना के फ्रेश बहुत नहीं बेचा जाता, उसे राइपन होना, मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके मैच्योरेशन के लिए, उसके राइपनिंग के लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है टू राइपन द चीज़। अब चीज़ इसमें है आपकी स्विस चीज़। अब स्विस चीज़ जो है वो आपने देखी होगी टॉम एंड जेरी में। मैंने देखी है, मैंने पहली बार तभी देखी थी। टॉम एंड जेरी में जो जेरी चीज़ लेके जाता है ना, आई डोंट नो आपने टॉम एंड जेरी देखा है या नहीं, मेरा तो फेवरेट था। टॉम एंड जेरी में जेरी जो चीज़ लेके जाता है ना, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, गड्ढे होते हैं। हमने चीज़ बेसिकली ऐसा ही देखा है टेलीविजन्स पे एंड ऑल, कार्टून में हमने स्विस चीज़ ही देखा है, क्योंकि ये चीज़ का एक ट्रेडमार्क बन चुका है कि चीज़ मतलब स्विस चीज़, दिखेगा तो ऐसा ही दिखेगा, तभी वो चीज़ है। तो ये जो स्विस चीज़ है, इसमें जो पोर्स होते हैं, इसमें जो गड्ढे होते हैं, आप देख सकते हैं बहुत पोरस हैं, एकदम गड्ढे गड्ढे है, इसमें अंदर खोखला है पूरा ऑलमोस्ट। तो ये जो स्विस चीज़ है, इसमें जो गड्ढे होते हैं वो भी एक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। और ये बैक्टीरिया बेसिकली आपका कौन सा बैक्टीरिया है? ये बैक्टीरिया है आपका प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मानी। तो ये जो बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल है आपके स्विस चीज़ में बड़े बड़े होल्स के लिए। उसे इतना सुंदर दिखाने का जो रीज़न है वो है ये बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया अगेन राइपनिंग ऑफ चीज़ एंड क्या कहते हैं उसे, फ्लेवर्स, टेक्सचर्स के साथ साथ उसके प्रेजेंस, उसके अपीयरेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये एक दूसरी तरह की चीज़ है जिसे कहते हैं रॉकफोर्ट चीज़। अब ये रॉकफोर्ट चीज़ है क्या? दिखने में आपको यूजुअल चीज़ से अलग दिख रही है। मैंने पहली बार देखा, मैंने एक्चुअली खाया नहीं कभी, बट मैंने जब पहली बार इसका पिक्चर देखा तो मुझे लगा कि ये कोई केक का पीस है, उसमें पिस्ता एंड और भरा हुआ है, वैसा ही लग रहा है गैस ये। तो ये जो रॉकफोर्ट चीज़ है, ठीक है, ये रॉकफोर्ट चीज़ जो है ये बनाई जाती है या फिर इसे राइपन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ फंगस। ठीक है, एक फंगाई यूज़ की जाती है जिसे कहा जाता है प्रोपिनोबैक्टीरियम रॉकफोर्टी। ये जो है इसे यूज़ किया जाता है टू राइपन योर रॉकफोर्ट चीज़। आपके रॉकफोर्ट चीज़ को राइपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक फंगस जिसे कहा जाता है प्रोपिनोबैक्टीरियम रॉकफोर्टी। ये यूज़ होता है टू राइपन योर रॉकफोर्ट चीज़। फाइन, अब आगे और क्या है आपके लिए? अब रॉकफोर्ट चीज़ तो हो गया, अब है आपके माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब घर पे खाना पीना बहुत हो गया, अब हो गया, घर में बहुत कुछ खा लिया, अब कुछ बड़ा सोचते हैं। तो जैसे माइक्रोब्स को पहले के ज़माने में घर पे ही यूज़ किया जाता है, जैसे यीस्ट को ब्रेड बनाने के लिए कई सालों से, मतलब टाइम्स इमॉर्टल भी कहे तो चलेगा, बट तब से जो हमारे एंसेस्टर्स है वो यीस्ट को यूज़ कर रहे हैं फर्मेंटेशन, जो आपकी ब्रेड्स है उसको तैयार करने में, जिसका डो है उसे राइस करने के लिए। तो अब क्या हुआ कि जो माइक्रोब्स है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं या फिर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने सोचा कि यदि ये चीज़ इतने छोटे पैमाने पे यूज़ होती है और इतना सारा फ़ायदा करती है, तो यदि हम इसे बहुत ज़्यादा स्केल में अगर करना शुरू कर दें इसे यूज़, तो क्या इसका फ़ायदा नहीं होगा हमें? तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा। कैसे होगा कि आपके जो माइक्रोब्स हैं उन्हें उन्होंने
एसेस करना शुरू किया, उनके जो प्रोडक्ट्स है, उनके बाई प्रोडक्ट्स है, उन्हें देखना शुरू कर दिया, उन्हें स्क्रीन करना शुरू कर दिया। अब स्क्रीन करने पे उन्हें पता चला कि आपके जो माइक्रोब्स है ये तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपके बैक्टीरियाज का। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे फर्मेंटेशन के लिए आपके बैक्टीरियाज यूज़ की जाते हैं। ऐसे ही कई सारे बैक्टीरियाज हैं जो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम एक एक करके देखते हैं कि माइक्रोब्स इंडस्ट्रीज में किस तरह हेल्प कर रहे हैं, इतने बड़े स्केल पे आपके माइक्रोब्स किस तरह काम कर रहे हैं। फाइन, तो अब माइक्रोब्स को काम करना है, मतलब उसे किसी ने उसके ऊपर ध्यान भी रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, घर में अगर आपने वो इडली का बैटर रख दिया तो आपकी मम्मी उसको चेक करते रहती है कि भाई वो राइस हुआ है, इतना राइस हो गया, मतलब अब हो गया, इससे ज़्यादा राइस नहीं होगा या नहीं करना है, इसके बाद ये सड़ जाएगा। तो वो क्या करती है, तुरंत उसको पकाना शुरू कर देती है। तो हमारे यहाँ कोई है जो इसे चेक करता है। लेकिन इंडस्ट्री में इतने बड़े पैमाने पर जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे तो उन्हें चेक करने के लिए, उन्हें कल्चर करने के लिए, उन्हें, क्योंकि माइक्रोब्स ग्रो होंगे तो उन्हें एक डेफिनाइट मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, टेम्परेचर पीएच की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हैंडल करने के लिए अलग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो इक्विपमेंट या जो टूल यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल माइक्रोबियल प्रोडक्शन के लिए, उसे कहा जाता है फर्मेंटर्स, या फिर हम उसे कहते हैं बायो रिएक्टर्स। सो आपके बायो रिएक्टर्स का डायग्राम आप देख सकते हैं। ये दो तरह के आपको बायो रिएक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें सिंथेटिकली आपके माइक्रोब्स को कल्चर किया जाता है, माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है, ईदर डायरेक्टली उनको यूज़ करने के लिए या फिर उनसे कोई सेकेंडरी जो उनका मेटाबोलाइट है या फिर उनका जो एक कोई प्रोडक्ट है जो वो बनाते हैं उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जो फर्मेंटर्स है ये बेसिकली ईदर माइक्रोब्स ग्रो करके उन्हें डायरेक्टली यूज़ करने में मदद करेंगे या तो फिर उनका कोई प्रोडक्ट हमारे लिए अवेलेबल करके देंगे। तो बेसिकली अगर मैं किसी फर्मेंटर की बात करूँ तो आपका फर्मेंटर कुछ इस तरह दिखता है। आपका एक बायोरिएक्टर के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो हर एक बायोरिएक्टर में होने ही चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की। तो अब हम टॉप से शुरू करते हैं। टॉप प्लेट, टॉप प्लेट इज बेसिकली ढक्कन, ठीक है। आपका टॉप प्लेट का मतलब है ढक्कन। अब समझ लीजिए कि आपका बायोरिएक्टर एक डब्बा है और उसके ऊपर एक ढक्कन है। तो ये बेसिकली आपका जो टॉप प्लेट है वो कवर की तरह काम करता है आपके बायोरिएक्टर में। ये रही आपकी टॉप प्लेट, ये है आपकी टॉप प्लेट बायोरिएक्टर की। सेकंड है आपका इनोक्यूलेशन पाइप। नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इनोक्यूलेशन पाइप में क्या रहेगा, इनोक्यूलेशन के लिए एक इनलेट रहेगा। इनोक्यूलेशन के लिए इनलेट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि सब्जी थोड़ी बना रहे कि ढक्कन खोलो, मसाला डालो और ढक्कन बंद कर दो, नहीं। यहाँ पे जब आप इंडस्ट्रियल स्केल पे इतना प्रोडक्शन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो कंटेमिनेशन, मतलब आपको एक तरह का माइक्रोब ग्रो करना है, उसमें कोई और कॉम्पिटिटिव बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आने चाहिए। क्योंकि क्या है कि मुझे अगर सिर्फ एक सेट ऑफ बैक्टीरिया ग्रो करने हैं और उसकी जगह अगर कोई और आ गया तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरा जो प्रोडक्शन है वो हिंडर होगा, उसको हैम्पर करेगा। तो इसीलिए स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए, साफ सफाई मेंटेन करने के लिए एक इनोकुलम पाइप रहता है या इनोकुलेशन पाइप रहता है, जिसके थ्रू ही जो इनोकुलम है उसे अंदर एंटर करवाया जाता है। फाइन, तो आपका जो इनोकुलेशन पाइप है, यहाँ से आपका जो इनोकुलम है, जो आपका स्टार्टर मटेरियल है, वो आपके बायोरिएक्टर के अंदर जाएगा। फिर है आपका ड्राइव मोटर। ये क्या करेगा, ये बेसिकली इम्पेलर शाफ्ट जो है उसे एजिटेट करेगा। रोटेटर बेसिकली मोटर है आपका, ये ड्राइवर मोटर, जो कि वहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होगा आपके इम्पेलर का उसे ड्राइव करेगा। फिर आते हैं आपके इम्पेलर शाफ्ट। इम्पेलर शाफ्ट क्या है, आइए आपके इम्पेलर की तरफ आते हैं। बेसिकली ये एक चप्पू है
जो कि कंप्लीट मीडियम को मिक्स करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि इडली का बैटर जब आप इडली का जब पीसने जाते हैं, तो मैंने देखा है एक जगह पे, आई डोंट नो आपने देखा है नहीं, मैंने भी एक ही जगह पे देखा था कि वहाँ जब पीसते हैं ना तो एक अलग सा टैंक रहता है उनका, और वो उसे घुमाते रहते हैं, ठीक है, उसे एजिटेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हवा भर जाए। तो बेसिकली सेम काम करता है आपका इम्पेलर। ये जो इम्पेलर है ये आपके पूरे मीडियम को घुमाता रहता है, मिक्स करता रहता है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके हर एक माइक्रोब्स तक सही तक पहुंच पाए। फिर आता है आपका इम्पेलर। इम्पेलर शाफ्ट इज बेसिकली ये शाफ्ट, और इम्पेलर बेसिकली ये है आपका जो इसे एजिटेट करेगा, इम्पेलर और इम्पेलर शाफ्ट। फिर आपका है स्टरर। स्टरर कहाँ है? तो ये है आपका स्टरर। स्टरर भी सेम चीज करेगा, उसे राउंड एंड राउंड घुमाएगा, मिक्सेस द गैस बबल थ्रू द लिक्विड कल्चर। मिक्सिंग का काम अगेन आपका स्टरर करेगा। फिर आते हैं आपके बैफल। अब बैफल विल प्रिवेंट द काउंटर फ्लो और वॉर्टेक्सिंग, फोम फॉर्मेशन जो है उसे रोकेगा बाय ब्रेकिंग डाउन द बबल्स इनटू टू इम्प्रॉपर एरेशन एफिशिएंसी। बेसिकली जब गोल गोल घुमाएंगे इतना तो बबल्स का फॉर्मेशन होगा। बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपके बैफल्स जो है वो उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, फोम का फॉर्मेशन बेसिकली नहीं होने देते हैं। फिर आता है आपके स्पार्जर। स्पार्जर जो है ये आपके कल्चर में एयर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, सप्लाइज ऑक्सीजन इनटू द कल्चर मीडियम थ्रू द परफोरेटेड ट्यूब्स। ये सप्लाई है, ये कनेक्शन है आपके मीडियम में एयर का, या फिर मैं कहूँ सिंपल ऑक्सीजन का मीडियम है। फिर है आपका ड्रेन पॉइंट। ड्रेन पॉइंट का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां से आप अपना कल्चर बाहर लेकर आ सकते हैं। अब क्या है, इतना ग्रो करने के बाद उनको बाहर लेके आके उनका प्रोसेसिंग भी ज़रूरी है, तो वो प्रोसेसिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है एक पॉइंट जहाँ से आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ड्रेन पॉइंट्स होते हैं, साथ ही साथ होते हैं इनमें कुछ कूलिंग जैकेट्स, क्योंकि इतना सारा रिएक्शन होगा, इतने सारे माइक्रोब्स होंगे, इतने सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, तो हीट भी जनरेट होगी, और इतनी हीट जब जनरेट होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद ही उसे जो है उसे झेल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए होते हैं कूलिंग जैकेट्स, ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके साथ ही साथ आपके सेकेरोमाइसिस आपके फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस जो हैं, ठीक है, फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस भी है, उन्हें भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है। जो ब्रेवरेजेस है, फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस, जैसे कि आपने सुना होगा विस्की, रम, ब्रांडी, वाइन्स, ये सभी के सभी फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस होती है। फ्रूट जो बेसिकली फ्रूट जूसेस होते हैं उन्हें सड़ाया जाता है, और उसके बाद जो अल्कोहल तैयार होता है वो बनाते हैं आपके ये अल्कोहलिक फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस। अब ये फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस किसकी मदद से बनाए जाते हैं? यूजुअली जो यूज़ किया जाता है माइक्रोब वो है आपके सेकेरोमाइसिस सर्विसिया। इन्हें यूज़ किया जाता है फॉर फर्मेंटिंग योर माल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूसेस विच प्रोड्यूस एथेनॉल विच इज़ अ कंज्यूमेबल अल्कोहल। जो अल्कोहल कंज्यूम किया जा सकता है दैट इज़ एथेनॉल। आपने कई सारे अल्कोहल्स पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, बट एक ही टाइप का अल्कोहल है जो कंज्यूमेबल है, जो एडिबल है, वो है आपका एथेनॉल। तो आपका जो सेकेरोमाइसिस सर्विसिया है ये एथेनॉल का प्रोडक्शन करता है बाय फर्मेंटिंग द फ्रूट जूसेस एंड द माल्टेड सेरेल्स। तो इस तरह से आपका जो माइक्रोब्स है वो फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस को तैयार करते हैं। अब depending upon the material used for fermentation as well as the type of process which is used for preparing this drink, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है वो दो तरह की होती हैं। एक तो वो होती है जिसे डिस्टिल किया जाता है, एक दूसरी होती है जिसे डिस्टिल नहीं किया जाता है। सो द वंस विच आर डिस्टिलेटेड आर कॉल्ड एज डिस्टिलेटेड फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस, और जिन्हें नहीं किया जाता है वो है नॉन डिस्टिलेटेड फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस। अब नॉन डिस्टिलेटेड में क्या आएगा? आपके वाइन और बियर, ठीक है। अगर आई डोंट थिंक कभी किसी ने टेस्ट किया हो, बट मैंने भी सुना है कि इसका टेस्ट जो होता है वो काफ़ी
अलग सा होता है, सड़ा हुआ स्मेल आता है, एंड वो तो आता ही है। इनका जो टेस्ट होता है या फिर इनका जो स्मेल होता है, ऐसा लगता है कि कुछ सड़ा हुआ है। वेराज जो डिस्टिलेटेड ड्रिंक्स होती है, इनमें एक डिस्टिंक्ट अल्कोहल की स्मेल होती है, सड़ने वाली स्मेल नहीं होती, बट इनका एक डिस्टिंक्ट अल्कोहल स्मेल होता है, सैनिटाइजर्स का जैसा स्मेल होता है ना, उस तरह का कुछ स्मेल्स होता है आपके डिस्टिलेटेड ड्रिंक्स का। वेराज योर नॉन डिस्टिलेटेड या विदाउट डिस्टिलेशन वाली जो ड्रिंक्स होती है, इनका जो स्मेल होता है, ऐसा लगता है कि कई दिनों से कुछ सड़ाने के लिए रखा था और उसे अब तक हटाया नहीं है। सो डिफरेंस समझ में आ जाता है कि दिस इज डिस्टिलेटेड एंड दिस इज नॉट डिस्टिलेटेड। सो डिपेंडिंग अपॉन डिस्टिलेशन द प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उन्हें डिस्टिलेटेड एंड नॉन डिस्टिलेटेड फर्मेंटेड ड्रिंक्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। अब है आपके एंटीबायोटिक्स। अब खाना पीना बहुत हो गया, लेकिन कुछ तो अब ऐसा भी हो कि ह्यूमन जो मैनकाइंड है उसके लिए मददगार हो। खाने पीने में तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ दवाई, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मीन्स अगेंस्ट लाइफ, बट क्या ये एंटीबायोटिक्स हमारे लिए लाइफ के अगेंस्ट हैं? नहीं, बेसिकली ये एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हीं के अगेंस्ट है। अब आप कहेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद तो मतलब हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं उनको किल करने के लिए, तो फिर उनके प्रोडक्शन के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? बेसिकली जो आपके माइक्रोब्स है, ये बहुत ही शैतान है। ये क्या करेंगे, ये जिस मीडियम पे ग्रो कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि वहाँ कोई और भी आए, तो ये क्या करते हैं कि खुद खाना खाने के लिए पूरा एंटीबायोटिक्स रिलीज करते हैं। क्योंकि एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि खाना जो है, न्यूट्रिशन जो है वो मीडियम से ख़त्म होने लगेगा। अब न्यूट्रिशन जैसे ही ख़त्म होने लगता है, वैसे कंपटीशन बढ़ जाता है। अब कंपटीशन बढ़ गया मतलब अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाती है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो कोई और हो। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सेम चीज़ वो अप्लाई करते हैं एंड दे सिक्रीट एंटीबायोटिक्स। और वो एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ ग्रो होने से रोकेंगे। ठीक है, तो खुद तो ग्रो होंगे, लेकिन कुछ ऐसा सिक्रीट करेंगे जो कि आपके दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको ग्रो नहीं करने देंगे। तो आपके जो एंटीबायोटिक्स है वो बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जिन्हें हम यूज़ करते हैं फॉर किलिंग दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो फॉर अस, फॉर ह्यूमंस, एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रो लाइफ है। ये हमारी लाइफ के लिए एकदम सही चीज़ है। ये हमारे लिए डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करेंगे। अब पेनिसिलिन जो है, ये सबसे पहला जो है एंटीबायोटिक है जिसे डिस्कवर किया गया था। सबसे पहला एंटीबायोटिक है जिसे डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? इसे डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। अब इसके पीछे एक कहानी है। ये जो आप देख रहे हैं महाशय, ये है आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इन्होंने क्या किया, ये काम कर रहे थे आपके स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे। अब इतनी सारी कल्चर प्लेट्स आप देख रहे हैं, तो ये बहुत सारी कल्चर प्लेट्स ऐसे काम कर रहे थे। और एक दिन इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनकी एक जो प्लेट थी जिसमें इनका बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया, उस प्लेट पे फंगस ग्रो हो गई। तो अब जाहिर सी बात है, अगर न्यूट्रिशन ना होता तो फंगस भी कैसे ग्रो करती। लेकिन कुछ ग्रो कर रहा है मतलब न्यूट्रिशन है। अब न्यूट्रिशन है फिर भी आपका बैक्टीरिया ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? तो फिर उन्होंने डिड्यूस किया कि ये बैक्टीरिया इसीलिए ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है इस कल्चर में जो कि उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को हिंडर कर रहा है, उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है। और उन्होंने इसको नाम दिया पेनिसिलिन। जो सब्सटेंस था, जो केमिकल सब्सटेंस था जिसकी वजह से आपका स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहा था उस मीडियम पे, उसे उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन। क्यों? क्योंकि जो मोल्ड ग्रो हुआ था उसके ऊपर वो था पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम उस प्लेट के ऊपर ग्रो हुआ, लेकिन दूसरा बैक्टीरिया नहीं हो पाया, इसीलिए उन्होंने उसको नाम दे दिया पेनिसिलियम।
So yes, penicillin was first antibiotic which was discovered by Alexander Fleming. अब आफ्टर पेनिसिलिन बहुत सारे डिफरेंट जो एंटीबायोटिक्स है वो डिस्कवर किए गए, जिन्होंने हमारी हेल्प की डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिसीजेस है उन्हें फाइट करने में। कैसे डिसीज? प्लेग, वूपिंग कफ, काली खांसी। अपने पेरेंट्स से पूछना काली खांसी क्या होती है, अच्छा खासा तबाही मचाता है इसने भी। देन डिप्थेरिया, लेप्रोसी, ये सारी बीमारियों के अगेंस्ट माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड आपके जो एंटीबायोटिक्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है। सो ये जो एंटीबायोटिक्स है इन्हें बेसिकली माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है और फिर उनमें से इन्हें प्यूरिफाई किया जाता है। तो आपके एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स दे आर गोइंग टू फाइट दी माइक्रोब्स, अदर माइक्रोब्स, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. So they are going to help you combat with different diseases. Also, microbes are used for commercial production of chemicals, enzymes and bioactive materials. अब मैं chemicals, enzymes की बात करूँ तो chemicals में जैसे कि आपका ethanol, again a chemical. इसके अलावा आपके different acids जो है जैसे कि acetic acid वो भी produce किए जाते हैं. साथ ही साथ enzymes है कुछ, उन्हें भी आपके जो माइक्रोब्स हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. और साथ ही साथ कुछ बायोएक्टिव मटेरियल्स भी है जिन्हें भी आपके माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं. तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो सम एग्जांपल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स, जो एसिड प्रोडक्शन के लिए कुछ जो माइक्रोब्स आपके यूज़ किए जाते हैं, अगर हम उन्हें देखें तो वो है आपके एस्परगिलस नाइगर. ये एक फंगस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड. फिर आते हैं आपके एसिटोबैक्टर एसिटी. ये एक बैक्टीरिया है विच प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड. इसके साथ साथ है आपके क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम. ये भी अगेन एक बैक्टीरिया है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर ब्यूट्राइक एसिड. फिर आते हैं आपकी यीस्ट विच इज़ सैकेरोमाइसिस सर्विसिया. तो सैकेरोमाइसिस सर्विसिया is used for the commercial production of ethanol. Ethanol again a chemical product. So chemical जो है ethanol उसके प्रोडक्शन के लिए आपके सैकेरोमाइसिस सर्विसिया को यूज़ किया जाता है. अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ आना चाहिए था आपके लाइपिस. तो आगे देखते हैं, आगे है आपके माइक्रोब्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स. फाइन. अब एंजाइम्स क्या है? बेसिकली मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ कि आप सोचिए कि ये आपके एंजाइम्स एग्जैक्टली क्या चीज़ है. सोचिए एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स बेसिकली कैटलिस्ट हैं. ठीक है, ये जो एंजाइम्स है ये बायो कैटलिस्ट है क्योंकि ये आपके जो रिएक्शंस है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं. एंजाइम्स जो है बेसिकली आपके रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं. तो एंजाइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस. तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि आपके जो लाइपेस हैं विच इज़ यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस. जो लाइपेसेस है इन्हें यूज़ किया जाता है फॉर डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन विच रिमूव्स ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री. तो इसका प्रोडक्शन कमर्शियली माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है. इसके अलावा पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस. अब पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस कहाँ यूज़ किए जाते हैं? इनका यूज़ किया जाता है एज अ क्लैरिफाइंग एजेंट. ये क्लैरिफाई करते हैं आपके बॉटल जूसेस को. तो यदि आप बॉटल जूसेस को देखें तो जो आपका फ्रेश जूस होता है, ठीक है, ये आपके फ्रेश जूसेस के बॉटल्स हैं, ये आपके क्लैरिफाइड जूसेस के बॉटल्स हैं. तो जब भी आप फ्रेश जूस और क्लैरिफाइड जूसेस को कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जो फ्रेश जूसेस है उनका कलर बहुत अलग होता है, जबकि आपके क्लैरिफाइड जूसेस हल्के से ट्रांसपेरेंट होना शुरू होते हैं. तो उसके जो क्लैरिफिकेशन है उसकी प्यूरिफिकेशन भी कहेंगे हम लोग स्टोरेज के लिए, क्योंकि उसे ज़्यादा दिन तक रखना होता है. आपकी जो क्लैरिफाइड जूसेस है उनके क्लैरिफिकेशन के लिए भी पेक्टिनेज और प्रोटीएज यूज़ किए जाते हैं. अगेन माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स विच आर यूज्ड कमर्शियली. स्ट्रेप्टोकाइनेज, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम
ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है बेसिकली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकाई काइनेज। इट इज यूज्ड फॉर मतलब रक्त के थक्के जो है उन्हें गलाने के लिए यूज किया जाता है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज। जो ये जो ड्रग है इसे ड्रग की तरह यूज किया जाता है, एक औषधि की तरह यूज किया जाता है रक्त के थक्के जमाने में। आफ्टर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, आपके हार्ट अटैक्स, जो ब्लड क्लॉट्स जमा होते हैं आपके ब्लड वेसल्स में, उन्हें गलाने के लिए, उन्हें डिसॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किया जाता है। अगेन इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग द माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स। साथ ही साथ है आपका साइक्लोस्पोरिन ए। जो पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट्स होते हैं बेसिकली, ऐसे पेशेंट्स में साइक्लोस्पोरिन ए को जो है उसे एडमिनिस्टर किया जाता है आपके पेशेंट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब क्या है कि ये आपके बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में को सप्रेस करेंगे। अब ऐसा भला हम क्यों करेंगे? बेसिकली जब ट्रांसप्लांट्स होते हैं तो आपकी बॉडी में कहीं और से किसी और का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर ले विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इम्यून रिस्पॉन्स, कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना करे उसके अगेंस्ट। क्योंकि अगर कोई बाहर की चीज़ है तो हमारी बॉडी डेफिनेटली उसके अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर ले, इसीलिए हमारी बॉडी में हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्सेस है उन्हें सप्रेस करना ज़रूरी होता है। तो आपकी ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये बेसिकली आपके बॉडी में इन्हीं इम्यून रिस्पॉन्सेस को सप्रेस करने में मदद करते हैं। तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। सो आपके जो साइक्लोस्पोरिन ए है उसका प्रोडक्शन कौन करता है? एक फंगस करता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोब्स हमारे लिए किस तरह इम्पॉर्टेंट है, किस तरह हमारे काम आते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि हाउस होल्ड चीज़ों में माइक्रोब्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि इंडस्ट्रियल लेवल पे वो कितने इम्पॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में हम उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आज हम थोड़ा अलग जो इस लेक्चर में है, हम थोड़ा अलग एस्पेक्ट पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। बेसिकली क्या होता है, सिटीज़ में जो सीवेज होता है वो डायरेक्टली आप किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटा। अब अगर ऐसा कोई सीवेज, ऐसा कोई पोल्यूटेंट हम किसी नेचुरल वाटर बॉडी में रिलीज़ करते हैं तो वो क्या होगा, वो उसे पोल्यूट करेगा, जिसकी वजह से हमें तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। जो एक्वाटिक लाइव्स है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और इवेंचुअली वो प्रभाव हम पर भी पड़ने वाला है। तो इसीलिए इस सीवेज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी। इस सीवेज को क्या कहते हैं, उसे नेचुरल वाटर बॉडीज़ में छोड़ने लायक बनाने के लिए कुछ उसके ऊपर उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो यही उपाय है जिसे कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। अब इस सीवेज ट्रीटमेंट में आपके माइक्रोब्स का क्या रोल है वो हम देखते हैं। तो बेसिकली आपके जो माइक्रोब्स हैं, जो सीवेज हैं, उसको जब ट्रीट करने के लिए लेके जाया जाता है तो अब इस सीवेज में ऐसा तो ज़रूरी ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा या एनिमल एक्सक्रीटा होगा। इसमें बहुत सारी डिफरेंट पार्टिकुलेट चीज़ें होती है। जैसे कभी आप किसी नाले को देख लीजिए, उसमें प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा सब भरा रहेगा। लोग अपने घर का कचरा भी लाके उसमें डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ख़राब तो है ही है और ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो करना नहीं चाहिए। पहली बात, हम लोग रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी में रहते हैं और बीइंग यंग जनरेशन
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद तो ऐसा कचरा बाहर फेंके ही ना, किसी मतलब पब्लिक प्लेस में या किसी वाटर बॉडी में, नेचुरल जो सोर्स है वहाँ पे डेफिनेटली कचरा फेंकना मतलब जाहिलों वाली बात हो जाएगी, इलिटरेट्स वाली बात हो जाएगी। इनफैक्ट मैंने कई जो इलिटरेट्स हैं उनको देखा है कि वो लोगों को डांटते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है क्या। जो ट्राइबल्स होते हैं स्पेशली, वो इन सब चीज़ों में बहुत पर्टिकुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एनवायरनमेंट का जो रिचनेस है, जो उसका इम्पोर्टेंस है, वो पता है। हमें एक्चुअली पता नहीं है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हमारे फॉरेस्ट, हमारी वाटर बॉडीज़, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है हमें नहीं पता है, बट पता होना चाहिए। एंड बीइंग अ यंग जनरेशन, इतना पढ़ने लिखने का कुछ तो फ़ायदा हो, तो कुछ कर पाए या ना कर पाए, कम से कम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी एक सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कचरा ऐसे किसी भी जगह पे ना फेंकें जहाँ पे उसे फेंकना अच्छी बात नहीं है, एथिकली सही नहीं है। लेकिन अब दुनिया में हर कोई तो इतना समझदार है नहीं। ऐसे ही किसी नाले के बाजू में 2-4 घंटा बैठ जाओ, कोई ना कोई तो दिख जाएगा, अपना जो कोल्ड ड्रिंक का कैन फेंक देगा। यहाँ ये पीपीटी अपने आप मेरी पीठ का सहारा लेके बदल जाती है। अब क्या ही करेंगे, मैं पीछे ज़रा भी पीछे चली जाऊँ तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे सीवेज के बारे में। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो गई। अब बात करते हैं कि इस सीवेज में अब है कोई है अब दिमाग से पैदल लोग जो फेंक देते हैं कचरा। तो अब ऐसे लोगों के ऊपर रोक तो लगाई जा सकती है, लेकिन सुनते नहीं है, कब तक डांटेंगे। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि हम इनका फेंका हुआ कचरा सीवेज से बाहर निकालें। तो सीवेज ट्रीटमेंट का जो सबसे पहला स्टेप है वो है इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, ये कहाँ होता है ये ट्रीटमेंट? इसके लिए बेसिकली बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और इन प्लांट्स को कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। फाइन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में आपके सीवेज को ट्रीट किया जाता है। यहाँ बेसिकली इनके ऊपर फिजिकल प्रोसेसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है और फिर इन्हें ऐसे फॉर्म में वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जाता है कि अगर इन्हें रिलीज़ भी किया तो इनका हमारे जो वाटर बॉडीज़ है, एक्वेटिक लाइफ है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेंगे। फाइन, तो आपका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, बेसिकली आपके जो सीवेज ट्रीटमेंट है, इसमें 2 प्रोसेसेस है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट बेसिकली एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे कि जो आपका सीवेज है उसको फिल्टर करेंगे। सबसे पहले तो यही करेंगे कि उसको फिल्टर करेंगे, मेश लगाएंगे और जो जितना भी बड़ा प्लास्टिक बॉटल, ये वो सारी चीज़ें जो भी उसमें कचरा डाला जाता है, पहले तो उसे रिमूव करेंगे। ठीक है, उसे रिमूव करने के बाद जो बाकी बचता है, अब क्या है कि इतना बड़ा बड़ा जो प्लास्टिक कूड़ा कचरा है, उसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे सब्सटेंसेस रहते हैं, ग्रिट्स रहते हैं, ग्रेवल्स रहते हैं, पत्थर रहते हैं, उन्हें भी तो निकालना ज़रूरी है, वरना वो डंप करते जाएंगे तो आपका जो बेड है, रिवर बेड है या फिर आपका लेक का भी अगर सरफेस है तो वो उसमें जमा होते जाएगा, तो पानी के लिए जगह नहीं रहेगी। तो इन्हें भी रिमूव करना ज़रूरी है क्योंकि ये उस चीज़ के लिए बने ही नहीं है, ये बाहर के लिए थे, तो हम उसे डंप नहीं कर सकते वाटर बॉडीज़ में। तो फिर क्या करेंगे, उन्हें सेटलिंग टैंक्स में डाल देंगे, सेडिमेंट करेंगे। तो वो क्या करेंगे, एक जगह पे पानी को रोक दिया जाएगा कई देर तक। तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेविटी के साथ वो जो पार्टिकल्स है वो अपने साइज़ के हिसाब से नीचे सेटल डाउन होना शुरू कर देंगे। अब जो सेटल डाउन हुआ उसे कहते हैं हम प्राइमरी स्लज। प्राइमरी ट्रीटमेंट के टाइम पे जो भी नीचे आपको सेटल डाउन सेडिमेंटेड जो चीज़ें मिलेगी उसे कहते हैं आप प्राइमरी स्लज। उसके अलावा जो भी सुपरनेटेंट होगा या जो भी उसके अलावा बचेगा उसे कहते हैं एफ्लुएंट, प्राइमरी एफ्लुएंट। तो ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है इसे आगे भेजा जाता है सेकेंडरी
ट्रीटमेंट के लिए। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट बेसिकली आपको समझ में आ गया, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि फिजिकली आप जो डर्ट है, जो पार्टिकुलेट जो आपके पोल्यूटेंट्स है, उन्हें आप बाहर निकाल रहे हैं उस वाटर से। अब सेकंड जो है आपका है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होगा, ये एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होगा, पहले एरोबिक बैक्टीरियाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फिर एनारोबिक बैक्टीरियाज को। एरोबिक बैक्टीरियाज क्या करेंगे, एरोबिक बैक्टीरियाज क्या करेंगे बेसिकली कि आपके उस प्राइमरी एफ्लुएंट में थोड़ा सा इनोकुलम डाला जाएगा, उस इनोकुलम में रहेंगे आपके एरोबिक बैक्टीरियाज। अब ये क्या हो रहा है, ओके फाइन, आई थिंक ये कॉन्जिक्यूटिवली मेरे साथ सेकेंड टाइम हो रहा है कि पीपीटी तहस महस हो रही है। फाइन, अब इसका कुछ सोल्यूशन लेना पड़ेगा, बट हाँ, हम जो बात कर रहे थे हम वही बात करते रहते हैं। हम बात कर रहे थे सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। तो बेसिकली क्या है कि आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद जो आपका प्राइमरी एफ्लुएंट बचा, उसको हम लेके आ गए आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में। इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करेंगे कि इसमें पहले तो हवा भरी जाएगी। हवा कैसे भरेंगे, अब बलून तो है नहीं कि पंप लगाया और हवा भर दी। इसे एजिटेट करेंगे, इसे घुमाएंगे, इसे घुमा के हम इसमें एयर फिल करेंगे, हर एक पार्ट को एयर प्रोवाइड करेंगे, हर एक पोर्शन जो है उस एफ्लुएंट का उस तक आपका ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, एरेशन करेंगे हम उसका। उसके साथ ही साथ जो इनोकुलम है उसमें प्रेजेंट होता है आपके कुछ एरोबिक बैक्टीरियाज। ये एरोबिक बैक्टीरियाज क्या करेंगे, बेसिकली जितना भी ऑर्गेनिक मैटर्स उस एफ्लुएंट में बचा है उसे डिग्रेड करना शुरू करेंगे। अब ये जो आपके ऑर्गेनिक जो बैक्टीरियाज है जो आपके ऑर्गेनिक मैटर्स को खा रहे हैं, ये क्लस्टर्स फॉर्म करेंगे अलोंग विथ फंगल फाइबर्स, जिन्हें कहा जाता है आपके माइक्रोबियल फ्लॉक्स। माइक्रोबियल फ्लॉक्स, ये जो फ्लॉक्स है दीज आर बैक्टीरियाज, मासेस ऑफ बैक्टीरियाज एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट, मेश लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। और बेसिकली ये क्या करेंगे, आपके जो वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसे कम करेंगे। अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है बेसिकली, अब जो वाटर है उसमें कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रहते हैं, आपके बैक्टीरियाज रहेंगे और उसमें रहेंगे आपके ऑर्गेनिक मैटर्स। तो बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है दैट इज बेसिकली कितना, 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर जो आपका सीवेज है उसमें कितना बैक्टीरिया है वो कितना ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर पाया है। बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया, उसे कहते हैं आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की। 1 लीटर जो आपका पोल्यूटेंट या फिर कहेंगे सीवेज है उसमें से आपके बैक्टीरिया ने कितना ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम किया है। अब जितना ज़्यादा वो कंज्यूम करेंगे उतना ऑर्गेनिक मैटर्स का लेवल कम होगा। ऑर्गेनिक मैटर का लेवल कम हो गया मतलब कि उस वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, यानी उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स थे वो कम होने लग गए। वो कम हो गए मतलब उसमें जो भी था वो अब छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो चुका है। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, it is the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water, and thus indirectly BOD is a measure of organic matters present in water. बेसिकली क्या है कि डिग्रेड करने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन, एनर्जी। तो ऑक्सीजन जितना कंज्यूम करेगा इट इज सेड दैट उतना ही ऑर्गेनिक मैटर उन्होंने कंज्यूम किया है। तो इनडायरेक्टली ऑक्सीजन डिमांड दिखाता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर्स वो कंज्यूम कर चुके हैं और कितना उसमें प्रेजेंट हो था। सो ग्रेटर इज द बीओडी, मोर इज द पोल्यूटिंग पोटेंशियल, दैट मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक मैटर्स वाला जो हमारा सीवेज है उसे हम आगे नहीं भेज सकते। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली आपके जो बैक्टीरियाज है वो कम करते हैं।
एक बार आपके बैक्टीरिया ने वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम कर दिया, उसमें से ऑर्गेनिक मैटर्स ख़त्म कर दिए, उसके बाद इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें सेडिमेंट किया जाता है, जैसे हमने पहले किया था। अब सेकेंड टाइप में हम क्या करेंगे कि बाकी जो पार्टिकुलेट मैटर था वो तो निकल गया, लेकिन अब इस बैक्टीरिया को भी हटाना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि इन्हें दूसरे सेडिमेंटेशन टैंक्स में डालेंगे, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक्स, और वहाँ पे हम इसमें से ये एरोबिक जो बैक्टीरियाज है उन्हें निकाल देंगे, और जो आगे बचेगा वो जो रहेगा एफ्लुएंट, वो आप डायरेक्टली रिलीज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बचा हुआ रहेगा आपका सेडिमेंटेड जो बैक्टीरिया रहेगा, अब उसका क्या करेंगे, इतना सारा जमा कर करके तो रख नहीं सकते, तो उन्हें बेसिकली उसका एक जो पार्ट है वो एज ए इनोकुलम यूज़ किया जा सकता है जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू होता है, और जो बाकी बचा है उसे डिग्रेड किया जा सकता है आपके एनारोबिक बैक्टीरिया से, which grows anaerobically and digest the bacteria and their fungi in the sludge. So जो इस टाइम पे जब एनारोबिक बैक्टीरिया आपके जो एरोबिक बैक्टीरिया और फंगाई को डाइजेस्ट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे आपके बायोगैस का, और इस बायोगैस को एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। तो एक काम एक फ़ायदे अनेक ऐसा हो गया है कि बायोगैस का भी प्रोडक्शन हो रहा है, आपका वाटर भी क्लीन हो रहा है एंड ऑल। तो एक काम के पीछे आपके 2-3 काम और हो रहे हैं। सो दैट इज द वर्सेटाइलिटी ऑफ योर माइक्रोबियल एक्शंस। फाइन। अब है जो आपका एफ्लुएंट है, इसे रिलीज किया जा सकता है नेचुरल वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर्स और स्ट्रीम्स में। अब ये इंपॉर्टेंट है गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान। बेसिकली ये क्या है, गंगा और यमुना हमारे देश की सबसे पावन नदियों में से है। गंगा को तो हम माँ की तरह पूजते हैं, सेम गोज विथ यमुना। अब इस चक्कर में भगवान भगवान बोलने के चक्कर में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको टोटली पोल्यूट करना शुरू कर दिया। पूजा करेंगे, फूल माला सब सारा कचरा सब वही डंप कर देंगे। मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं पसंद, क्योंकि यदि आप उन्हें देवी की तरह पूजते हैं तो उसे खराब मत कीजिए। पूजा करने के और भी तरीके हैं, और हमें क्या है कि बेसिकली नेचर को पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है, क्योंकि नेचर हमारी सबसे पहली क्या कहते हैं उसे, हमारे सबसे पहले भगवान हमारी प्रकृति है, क्योंकि वो अगर ख़राब हो जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे। तो अपनी प्रकृति का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एटलीस्ट कचरा नहीं करना चाहिए उसमें। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ जहाँ ये नदियाँ बही है वहाँ इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हुआ है। अब टूरिस्ट प्लेस बोलो, या फिर मैं कहूँगी कि जहाँ पानी का अवेलेबिलिटी होता है वहाँ इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि पानी का जो प्रॉब्लम है उनका वो सॉल्व हो जाता है। तो ये जो गंगा और यमुना के बैंक्स हैं, इन पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ है। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि कुछ लोगों ने इसमें जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको भी रिलीज़ करना शुरू कर दिया। अब इस वजह से ये हो गया कि गंगा और यमुना इतनी ज़्यादा पोल्यूट हो गई है कि इसका पानी पीने लायक नहीं बचा। पहले के ज़माने में जब कोई अपने आखिरी क्षणों में होता था तो उसे गंगा जल दिया जाता था। अब तो ऐसा है कि इतना पोल्यूट हो चुका है कि गंगा जल देने के बाद तो मतलब ना भी उसको जाना हो तो चले जाए, इतना पोल्यूशन लेवल उसका बढ़ गया था। तो इसीलिए इंडिया में इनके कंजर्वेशन के लिए बेसिकली ये हमारे देश में पानी का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। होली स्पिरिचुअल जो इनकी आध्यात्मिक इम्पॉर्टेंस है वो तो है ही है, बट सोशली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाटर सोर्सेस है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बनाया था इन नदियों को पोल्यूशन फ्री करने के लिए। इसके अनुसार क्या था, इस प्लान के अनुसार कोई भी वेस्ट जो भी आप इस नदी में डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो फ्लूइड वेस्ट है उसे कहीं ना कहीं तो डिस्चार्ज करना है, बट
यदि किसी इंडस्ट्री को, किसी फैक्ट्री को इसमें कोई अपना वेस्ट डिस्चार्ज करना है तो उसके पहले उसे प्रॉपरली ट्रीट किया जाना चाहिए। जब वो पोल्यूशन फ्री हो, जब वो जो आपका एफ्लुएंट है या फिर जो आपका फ्लूइड है वो हार्मलेस हो, तभी आप उसे गंगा या यमुना में रिलीज कर सकते हैं। तो ये था गंगा और यमुना एक्शन प्लान। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था, वरना इन नदियों का पानी किसी लायक नहीं बचता। पीने के तो लायक होता ही नहीं, बट किसी और काम के लायक भी बिल्कुल नहीं बचता। अब माइक्रोब्स हो गया, आपके सीवेज ट्रीटमेंट में हो गया, हमने देख लिया नदियों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब दूसरा है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। हम लोगों ने अभी देखा कि आपके जो एक्टिवेटेड स्लज था उसका डाइजेशन करते हैं आपके एनारोबिक बैक्टीरियाज, और किसका प्रोडक्शन करते हैं, बायोगैस का। बट उसके अलावा भी हाउस होल्ड लेवल पे या फिर कमर्शियल लेवल पे भी बायोगैस का प्रोडक्शन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स कैसे मदद करते हैं? बेसिकली आपके माइक्रोब्स जो होते हैं वो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। कैसे? वो डाइजेस्ट करेंगे आपके ऑर्गेनिक मैटर्स को। मीथेन गैस के साथ साथ वो किस चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो डिफरेंट गैसेस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोगों ने डिफरेंट माइक्रोब्स देखे थे डिफरेंट प्रोसेसेस में, तब हमने देखा था कि चीज़ प्रोडक्शन के टाइम पे या फिर आपका इडली का डो बनाते टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन किया जाता है आपके माइक्रोब्स द्वारा, जिसकी वजह से वो फ्लफी होते हैं। अब ये आपके मीथेनोजेंस जो है ये मेजरली आपके मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। मीथेनोजेंस बेसिकली एनारोबिक बैक्टीरियाज है जो कि आपके मिथेनोबैक्टीरियम ग्रुप के अंडर आते हैं। कॉमनली आपके मीथेनोजेंस को मिथेनोबैक्टीरियम इसके अंडर गिना जाता है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। ठीक है। एनारोबिक स्लज, they are commonly found in anaerobic sludge during sewage treatment। अब सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पे तो पाया ही पाया जाता है, और कहाँ होता है, और इन्हें पाया जाता है कैटल के रूमेन में, विच इज अ पार्ट ऑफ इट्स स्टमक, उसमें भी पाया जाता है। इसीलिए जो बायोगैस है वो यूजुअली फार्म्स एंड ऑल में होती है। जो काउ डंग होता है, जो डंग होता है, एनिमल एक्सक्रीटा होता है, कैटल डंग होता है, उसका यूज़ डेफिनेटली किया जाता है। जो आपके लेफ्ट ओवर्स होते हैं एग्रीकल्चरल फार्म्स के, उसे भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है वो यूज़ किया जाता है। और वो क्या करता है बेसिकली, वो बैक्टीरिया मीथेनोजन कि आपके जो सेल्यूलोजिक मटेरियल होते हैं उसे डाइजेस्ट करेगा एनारोबिकली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसे क्या करेगा, उसे करेगा डाइजेस्ट, उसके थ्रू प्रोडक्शन करेगा आपके मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, और किस चीज़ का, बेसिकली इन सारी चीज़ों का वो प्रोडक्शन करेगा। और इसको हम कहते हैं गोबर गैस। क्यों? क्योंकि आप गोबर यूज़ कर रहे हैं। इन गोबर हम सभी को पता है, बोलने में कुछ नहीं जाता। गोबर गैस एंड बायोगैस आर सिमिलर। आपका गोबर गैस बेसिकली जो गोबर से बना हुआ था, कैटल का जो एक्सक्रीटा होता है उसका यूज़ करके बनाया जाता है। सो बायोगैस इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फ्यूल इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, चीप है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बायोगैस प्लांट्स अब कैसे होते हैं? तो बायोगैस प्लांट्स क्या है बेसिकली? बायोगैस प्लांट्स में रहता है एक कंक्रीट टैंक। देखिए आप सिर्फ इस डायग्राम को देखिए, ये कंक्रीट टैंक है। इस कंक्रीट टैंक में एक स्लरी जो है आपकी, किस चीज़ की स्लरी? आपके गोबर की स्लरी, बायो वेस्ट की एक स्लरी, पतला सा पेस्ट काइंड ऑफ, उसे फीड किया जाता है, उसे भरा जाता है बेसिकली इस डाइजेस्टर में, इस टैंक में। इस टैंक में भरने के बाद इसके ऊपर एक लिड लगाया जाता है विच कैन राइज, ओके, विच कैन राइज। अब जैसे जैसे इसमें आपकी रिएक्शन शुरू होगी, जैसे जैसे गैस का प्रोडक्शन होगा, वैसे वैसे ये ऊपर राइज होना शुरू हो जाता है। अब इसमें होता है आपके क्या होता है, इसमें आउटलेट होता है।
जिसकी वजह से बायोगैस जो है वो नियर बाय हाउसेस में सप्लाई की जा सकती है। जहाँ भी इसकी ज़रूरत है, हाउसेस का मतलब है बेसिकली ये जो प्लांट्स है वो रूरल एरियाज़ में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ कैटल की कमी नहीं होती। गांव में कैटल्स जो है वो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो बेसिकली एक एसोसिएटेड इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर के साथ। एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन एक बहुत ही एसेसरी चीज़ है, एसोसिएटेड चीज़ है। तो रूरल एरियाज़ में जहाँ ये सारा बायो वेस्ट बहुत रेडीली अवेलेबल रहता है, प्लस इसको डिस्पोज करना इतना मुश्किल नहीं है वहाँ पे जो बायोगैस प्लांट्स है अगर वो बनाते हैं तो वहाँ वो अपने लोकल लेवल पे अपने लिए फ्यूल तैयार कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आउटलेट जो होता है ये नियर बाय जिसका भी वो बायोगैस प्लांट है उसके घर में उसका वो आउटलेट जा सकता है। मीथेन गैस इनफ्लेमेबल होती है, इसीलिए उसे कुकिंग एंड ऑल के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब जो स्लरी है बेसिकली एक पॉइंट के बाद कितना उसको डाइजेस्ट करेंगे माइक्रोब्स, एक पॉइंट के बाद उनके लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तो उसके बाद उस स्लरी को बेसिकली फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या है आपके ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्म में है। तो वो आपके सॉइल में मिल के उसकी फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। तो स्लरी कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। These are built in rural areas and used for cooking and lighting। और ये जो टेक्निक है, ये जो कंप्लीट टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप किया गया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, इनके द्वारा इस टेक्नोलॉजी को एनहांस करने में, इसमें टाइमली डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि हर जगह सिमिलर टाइप ऑफ मॉडल नहीं यूज़ किया जा सकता। कुछ जगह पे कुछ उसके नए वर्जन्स चाहिए, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। तो वो सारा करने के पीछे ये दो जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो बॉडीज़ हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है इनके डेवलपमेंट में। साथ ही साथ अब इन माइक्रोब्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अब बायो कंट्रोल एजेंट का क्या है? इसका मतलब है बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करना टू कंट्रोल दी पेस्ट एंड डिसीजेस इन प्लांट्स। अब आपको पता है कई सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो हमारे लिए बिल्कुल ही हार्मफुल हैं, मस्कीटोज़ बिल्कुल ही हार्मफुल है। अब इनकी वजह से मल्टीपल बीमारियां होती है। साथ ही साथ ये प्लांट्स के लिए तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। हमारे लिए तो खैर हमें फ़िलहाल गिनती के पता है, बट प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स फीड करते हैं। अब वो इतने विगरसली फीड करते हैं कि वो कंप्लीट फील्ड्स, मतलब पूरा का पूरा पैच खा जाता है। आपने टिड्डी का अटैक सुना ही होगा, रिसेंटली कुछ महीनों पहले की बात है। टिड्डी बहुत सुना होगा आपने, लोकस्ट के बारे में। तो वो क्या है, वो एक बहुत ही ग्रेगेरियस पेस्ट है, वो कंप्लीट एक पैच को खाली कर सकता है कुछ मिनटों में। तो वो क्या है बेसिकली उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसे पेस्ट को हमको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब पहले हम लोग क्या करते थे कुछ सालों तक कि हम लोग यूज़ करते थे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का प्रॉब्लम क्या है कि वो पोल्यूटिंग एजेंट्स है, टॉक्सिक है, बायोमैग्निफिकेशन होता है उनका, वो एक एक लेवल पे ऊपर जाते रहता है आपके फूड चेन में, और फिर वो क्या होता है टॉक्सिक हो जाते हैं सभी के लिए। तो अब किसी पेड़ पे, किसी पौधे पे मैंने इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया है, फिर उसका फल आपको लेके आई हूँ कि ये लीजिए, पकाइए इसे, बहुत अच्छा बैंगन है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, उसे धोना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है उसके ऊपर पेस्टिसाइड है, बट धोना कब तक आप उसे वॉश करेंगे, कितना वॉश करेंगे, और आपको क्या गारंटी कि उसके ऊपर से वो पूरा का पूरा इंसेक्टिसाइड रिमूव हो जाएगा? नहीं पता हमें। कोविड के टाइम पे हमने सेम चीज़ की कि हम क्या करते थे, बाहर से लाया हर एक चीज़ पे सैनिटाइज़र मार देंगे, हर एक चीज़ को धोने बैठेंगे। कुछ हुआ डेफिनेटली हुआ। हमारी जो कोशिश है उन्हीं की वजह से हुआ है कि हम इतने एक्सट्रीम लेवल पे अभी फ़िलहाल नहीं हैं। बट आप क्या श्योर थे कि वो वॉशिंग की वजह से सारा का सारा कुछ उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड था वो रिमूव हो गया? नहीं। तो हमें कुछ अल्टरनेटिव चाहिए।
प्लस केमिकल का यूज़ इतना नहीं कर सकते हर जगह पे। तो अल्टरनेटिव क्या है आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स। बेसिकली बायो कंट्रोल एजेंट्स का क्या है मतलब कि आप किसी बायोलॉजिकल किसी एनिमल को ही यूज़ करेंगे या किसी ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करेंगे टू डिफीट अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ योर इंसेक्ट्स, दैट इज़ योर पेस्ट। तो आप एक एनिमल का यूज़ करेंगे दूसरे एनिमल को डिफीट करने में। बेसिकली आप हर एक इंसेक्ट को मार नहीं सकते। इंसेक्टिसाइड्स एंड ऑल जब हम यूज़ करते थे तो क्या होता था कि जितना भी उसके विसिनिटी में होता था वो सब मर जाते थे। अब आप पूरे के पूरे इंसेक्ट कम्युनिटी को नहीं मार सकते। सबसे बड़ा शेयर है आपके बायोडाइवर्सिटी में आपके इंसेक्ट्स का। सबसे ज़्यादा डाइवर्स जो आपका ग्रुप है एनिमल्स का वो है आपके इंसेक्ट्स। तो आप अब इन्हें इरेडिकेट तो नहीं कर सकते। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स बेसिकली क्या करेंगे, उसे एक मैनेजेबल लेवल में कंट्रोल करेंगे। ठीक है, होंगे इंसेक्ट्स डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन वो इतने नहीं रहेंगे कि वो पेस्ट का फॉर्म ले ले। क्योंकि पेस्ट क्या होता है, पेस्ट बेसिकली वो होते हैं इंसेक्ट्स इतनी मात्रा में बढ़ जाए कि वो आपके लिए नुकसानदायक हो। तो ऐसे इतनी मात्रा में उन्हें बढ़ने नहीं देंगे आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, सो ये बायो कंट्रोल एजेंट्स बेसिकली इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट के बैलेंस को भी मेंटेन रखते हैं। साथ ही साथ अब इंसेक्ट्स को इरेडिकेट करने के साथ ही साथ कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं ना कि जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो पॉलिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट। अब बीज की अगर बात करें तो बेस्ट पॉलिनेटर्स हैं आपके फील्ड में। पॉलिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिनेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर इंसेक्टिसाइड्स हम लोग स्प्रे करते हैं तो बेसिकली आपके दूसरे जो आपके यूज़फुल जो इंसेक्ट्स है वो भी इनकी चपेट में आ सकते हैं, तो उन्हें भी बचाना है। इसीलिए भी आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक टारगेट बेस्ड आपके एनिमल या पेस्ट या इंसेक्ट पे ही अटैक करते हैं, हर एक पे नहीं करते हैं। तो आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स में सबसे जो इफ़ेक्टिव है वो है आपका माइक्रोबियल। यदि मैं माइक्रोबियल में बात करूं, वैसे माइक्रोबियल से पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो बोलता है लोहे को लोहा काटता है, इस टाइप से कुछ मैंने कहीं सुना था। तो ऐसा ही होता है कि बायो कंट्रोल एजेंट में आपके इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए दूसरे इंसेक्ट्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो मस्कीटो लार्वा होता है, मस्कीटोज को कंट्रोल करने के लिए ड्रैगन फ्लाइज को यूज़ किया जाता है। आपके ड्रैगन फ्लाइज मस्कीटो लार्वा पे फीड करते हैं और उसके लेवल को एक मेंटेन करते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं। बेसिकली दे आर बाय कंट्रोल एजेंट्स फॉर योर एफिड्स, मस्कीटोज एंड ऑल। तो इंसेक्ट्स को ही इंसेक्ट्स के बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन हम अब बात क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स की। तो माइक्रोब्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे सिग्निफिकेंट है, वो है आपका बैसिलस thuringiensis। यूजुअली इसे बीटी कहा जाता है। आई नो आपने बीटी कई जगह पे सुना होगा, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। ये बीटी बेसिकली है क्या? बीटी बेसिकली एक टॉक्सिन है जिसे यूज़ किया जाता है। बेसिकली आपका जो बीटी है ये एक माइक्रोब है जो एक टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसके कारण इसका बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ये एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। ये बेसिकली क्या करेगा आपका बीटी, इसके सैशे आते हैं, उनको आप वाटर के साथ मिक्स करेंगे और उसको स्प्रे करेंगे। सैशेट खोलेंगे, वाटर के साथ मिक्स करेंगे और उसे स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने से क्या होगा, इसका जो टॉक्सिन है वो कैटरपिलर के गट में एंटर करेगा और बेसिकली इसके टॉक्सिन की वजह से इसके गट में पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपके कैटरपिलर की डेथ हो जाती है। लेकिन अडल्ट जो इंसेक्ट्स है उनके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं है। तो बेसिकली इट इज़ कंट्रोलिंग नंबर ऑफ कैटरपिलर्स को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन का रेट अगर कम कर दिया तो उनका नंबर भी कंट्रोल में रहेगा। साथ ही साथ क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इसीलिए अब क्या किया गया है कि ये बीटी जो है बैसिलस thuringiensis, इसका जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन है इसे इंसर्ट किया जाता है आपके डायरेक्टली
जो प्लांट बॉडी है उसी में, प्लांट के जीनोम में इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है और इससे बनते हैं आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जैसे कि आपका बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, क्योंकि इनके जीनोम में जो बीटी जीन है उसे ऐड किया गया है, जिसकी वजह से ये खुद ही उस टॉक्सिन का प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई कैटरपिलर इसके लीफ पे या शूट पे फीड कर रही है तो वो अपने साथ साथ वो जो टॉक्सिन है उसे भी इंजेस्ट करेगी और जिसकी वजह से क्या होगा कि इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाएगी। तो जेनेटिक जो मॉडिफिकेशंस है वो भी इम्पॉर्टेंट हैं और इनके थ्रू भी हम लोग माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं। सिमिलर वे ट्राइकोडर्मा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फ्री लिविंग फंगस है जो कि प्लांट्स के जो रूट्स है उसमें रहती है, and they also act as a biocontrol agent for many plant pathogens. Again बकुलोवायरस, मैंने आपको बताया था कि आपके माइक्रोब्स में आपके प्रोटोजोन्स, आपके वायरसेस और माइक्रोब, बैक्टीरिया, फंगस, ये सभी इंक्लूडेड हैं। तो आपके जो बकुलोवायरस है वो भी आपके क्या कहेंगे उसे माइक्रोब्स के अंडर गिने जाते हैं। दे आर यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स और बायोकंट्रोल एजेंट्स। कैसे? ये इन्फेक्ट करेगा आपके इंसेक्ट को या तो उसके लार्वल स्टेज में या फिर अडल्ट स्टेज में, प्यूपल स्टेज में, जब भी उसे उसकी स्पेसिफिसिटी हो तब उसे इन्फेक्ट करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए भी ये जो बकुलो वायरस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? पेस्ट मैनेजमेंट के। यदि आपको किसी स्पेसिफिक एक इंसेक्ट को किल करना है और किसी एक बेनिफिशियल इंसेक्ट को रखना है तो उस समय भी आपके जो वायरल एप्लीकेशंस है, वायरल बायोकंट्रोल एजेंट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस तरह का जो पेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें कि आप बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक साथ लेके वो पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, उसको कहते हैं आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। फाइन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आप थोड़ा बहुत फिजिकल प्रोसेसेस भी यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत आप केमिकल प्रोसेस भी यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत आप बायो कंट्रोल एजेंट्स भी यूज़ करेंगे और आप एक डिज़ायरेबल जो भी आपका गोल है उसे अचीव करेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही जो आपका मेथड है वो काम है, मल्टीपल मेथड्स को यूज़ किया जाना चाहिए टू गेट डिज़ायरेबल रिजल्ट्स। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली उसी के लिए होता है कि आपको आपका डिज़ायरेबल जो आपका गोल है वो मिल जाए। साथ ही साथ इन्हें बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। जो आपके प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, फंगाई, साइनोबैक्टीरिया है, इन्हें यूज़ किया जाता है एज बायो फर्टिलाइजर्स। दे एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ योर सॉइल। एग्रीकल्चरल सॉइल, फार्मिंग सॉइल जो है आपका, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी आपके माइक्रोब्स को एज अ बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ जो लेग्यूमिनस प्लांट्स रहते हैं उनमें कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है आपके राइजोबियम का। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये नाइट्रोजनस जो आपके एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन रहेगा उसे ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके प्लांट्स वो नाइट्रोजन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसे यूटिलाइज कर पाएंगे। बेसिकली ये क्या करेगा, आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आपके प्लांट के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा मतलब क्या होगा कि वो उसे कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो दे आर एक्टिंग एज योर बायो फर्टिलाइजर। तो एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स on the nodules of roots of leguminous plants also acts as biofertilizers. Again, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज इन लेग्यूम्स कैसे होते हैं? बेसिकली इस बैक्टीरिया का और प्लांट का ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या है? एक हाथ दे एक हाथ ले। अब कुछ देने वाला है उसको तो कुछ अब वापस तो लेगा, तो क्या करेगा? तो बैक्टीरिया विल सप्लाई nitrogen to the plant and plant in turn will supply carbon source to the bacteria, क्योंकि कार्बन जो है वो सबसे important fuel source है in terms of your bacteria.
सो फ्यूल के लिए कार्बन इंपॉर्टेंट है। सो कार्बन का सप्लाई कौन करेगा? बैक्टीरिया को प्लांट करेंगे, और प्लांट को नाइट्रोजन का सप्लाई करेगा आपका बैक्टीरिया। फाइन। अब अदर बैक्टीरिया कैन लाइक योर एजोस्पाइरिलम as well as your azotobacter, they also act as biofertilizers. ये भी आपके नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे फिक्स करने में मदद करते हैं, therefore increasing the nitrogen content of your soil. साथ ही साथ फंगाई, अब माइकोराइज जो आपकी फंगाई है, ये माइकोराइज भी क्या करेगा? ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, अगेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स एक हाथ दे एक हाथ ले विथ प्लांट्स। ये जो फंगस है ये क्या करेगा? जैसे कि पिछले बार नाइट्रोजन के साथ हो रहा था, इस बार क्या होगा? फॉस्फोरस के साथ होगा। इन दिस एसोसिएशन दे absorb phosphorus from soil and passes on it to the plants. सॉइल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट को प्रोवाइड करेगा। अब ऐसे जो प्लांट्स है ये कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी शो करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, क्योंकि रूट्स पे क्या है आपका? फंगाई है, तो रूट बॉर्न पैथोजेंस नहीं आ पाएंगे इसमें। टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट एंड एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी आपके जो प्लांट्स होते हैं जिन पे माइकोराइजे ग्रो करेंगे, जिसके रूट्स पे आपके माइकोराइजे ग्रो करेंगे, वो शो करते हैं। साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया। अब ये साइनोबैक्टीरिया आपने सुना ही होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम है साइनोबैक्टीरिया। दीज आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। These are widely distributed in your aquatic and terrestrial environments. शैवाल, ठीक है, जो है वो उसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, capable of producing their own energy with the help of photosynthesis. Now many of these can fix your atmospheric nitrogen, for example Anabaena, Nostoc, Oscillatoria. ये सब नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में भी हेल्प करते हैं। दे कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फाइन। तो इन पैडी फील्ड्स ये जो साइनोबैक्टीरिया है इन्हें एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है। सो आपके जो साइनोबैक्टीरिया है ये भी आपके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ आपके ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो भी मदद करेंगे आपके सॉइल की फर्टिलिटी को, उसके रिचनेस को, उसके ऑर्गेनिक कंटेंट को एनहांस करने में। तो फाइनली आपका ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, ये टॉपिक यही ख़त्म होता है। बस एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है। थैंक यू बोलने से पहले देख तो ले क्या हुआ है। हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत की माइक्रोब्स से। हमने देखा कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि हाउस होल्ड में उनका क्या है, चीज़ में, फिर आपके इडली डोसा के बैटर में, आपके ब्रेड फॉर्मेशन में, इनमें हमने देखा। फिर हमने देखा कि इंडस्ट्रियल लेवल पे इनका क्या फंक्शन है। हमने देखा एथेनॉल प्रोडक्शन में क्या इनका इंपॉर्टेंस है, एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, इनके प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि सीवेज ट्रीटमेंट में बेसिकली आपके माइक्रोब्स किस तरह मदद कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि माइक्रोब्स को आप बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ माइक्रोब्स को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? एज बायो इंसेक्टिसाइड एज वेल एज बायो फर्टिलाइज़र के रूप में। तो बेसिक आउटलाइन याद रखिए और फिर याद कीजिए कि मतलब ये जो लेक्चर ख़त्म हुआ इसके बाद जब आपको थोड़ी देर का गैप मिले तो जस्ट एक जगह शांति से बैठिए और सोचिए कि क्या क्या पढ़ाया था। मेन टॉपिक्स याद कीजिए, फिर सब टॉपिक्स याद कीजिए कि हाँ इसमें ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, ये नाम आया था, वो नाम आया था। फिर बुक उठाइए, फिर देखिए एक एक टॉपिक के हिसाब से जो टॉपिक है उसके नीचे पढ़िए, आपको ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा सार मिल जाएगा पूरे चैप्टर का। और फिर जब एमसीक्यू आएंगे इसके तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मतलब आपको किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने में आपका एमसीक्यू सारे सॉल्व हो जाएंगे। मेजॉरिटी तो हो ही जाएंगे, बाकी कुछ जो आपके हिसाब से मैंने नहीं पढ़ा है और आ गए
तो वैसे एमसीक्यू जो रहेंगे वो तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ ख़त्म होता है आपका ये चैप्टर। थैंक यू।